अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का शो थोड़ा सा हमने लेट शुरू किया, उसकी कुछ रीज़न्स है, वो मैं आपको नहीं बता रही। लेकिन आज का शो बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है, कहते हैं ना इंसान का दिल खुश होता है या इंसान मुतमईन होता है अपनी ज़िंदगी से, तो वो हर हर मार का सर कर सकता है और फिज़िकली उसके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाती है अगर वो दिल से खुश हो। उसी तरह किसी चीज़ की इब्तिदा करने के लिए उसके लिए आपको बड़ा एडवेंचरस और बहुत ही मुतमईन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज़ की इब्तिदा से पहले डर लगे, खौफ ज़दा हो, तो वो एडवांस में ही आपको पता लग जाता है कि आप उसको वो मार का सर नहीं कर सकते, वो प्रॉब्लम आप फेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसका फोबिया है। हर इंसान को कोई ना कोई फोबिया होता है, कोई ना कोई खौफ होता है, कोई ना कोई डर होता है। अक्सर मैं सेलिब्रिटी से सवाल करती तो उनको लगता है, ज़्यादातर यही कहते हैं, हमें अपने माँ बाप को खोने का डर है, हमें अपने प्यारों को खोने का डर है। ये वाले डर तो होते ही हैं, लेकिन किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी में डूबने से डर लगता है, किसी को जहाज़ में बैठने से डर लगता है। सो लोगों के अंदर ये सारे ट्रॉमास और ये सारे खौफ जो है वो किसी न किसी वजह की बेस पर होते हैं। और ये साइकोलॉजी क्या कहती है, ये आज हम ज़रा लोगों से मिलेंगे, सेलिब्रिटी बताएंगे अपने खौफ के, उनको क्या खौफ है। कभी कभार कोई अपने खौफ पर बाजी ले जाता है, वो अपने खौफ को अपने आप से दूर कर लेता है। किसी को तैरना नहीं आता, डूबने का डर होता है, तो वो अपने आप को इतना एक्सपर्ट बना लेता है, ऐसा स्विमर बना लेता है कि वो उस डर को पार लगा देता है। उसी तरह ऊंचाई का किसी को अगर डर होता है तो वो भी अपनी थेरेपी के ज़रिए इस डर को दूर कर सकता है। और बहुत सारे खौफ और डर हैं इस दुनिया में जो दूर किए जा सकते हैं, मगर कैसे, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास आज इस गेस्ट लिस्ट में जो लोग मौजूद हैं, हमारे पास एक तरफ हैं बीना चौधरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दूसरी तरफ हैं सादिया इमाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और तीसरी तरफ हैं फैज़ान शेख, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ज़ाहिर है एक एक्सपर्ट जो हमें ये बताए कि ये खौफ, ये फोबिया, ये डर है क्या। सो उसके लिए हमारे पास हैं राबिया फारूक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? बिल्कुल खैरियत से। आज मेहमान पहले आ गए, मेज़बान थोड़ी। अरे नहीं कभी कभी ऐसा होना भी चाहिए। हाँ। वो भी बताएं, आपके मियाँ आज आपको भड़का रहे थे, छुट्टी कर छुट्टी। अरे मेरी हड्डियाँ आज छुट्टी हुई थी, हमने ज़रा जो हमारा वीकेंड था उस पर थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिया। वेरी नाइस। तो उस वजह से ज़रा एक हड्डी में से चुड़ आवाज़ आ रही थी, तो रेस्ट नहीं मिला। तो मेरे मियाँ मुझे बहुत भड़काते हैं, छुट्टी कर लो, छुट्टी कर लो। जैसे स्कूल है ना, छुट्टी कर। हाँ बिल्कुल। सो आज का टॉपिक है फोबिया, डर, खौफ। तो मैं शुरुआत इससे करूँगी। सबसे पहले फैज़ान, कोई खौफ है, कोई डर है, कोई? आपने जो तीनों खौफ बताए ना, वो तीनों हैं मुझे। सीरियसली? हाँ, एक तो निक्टोफोबिया जिसे कहते हैं, हाँ। अंधेरे से डर लगता है। अच्छा। और मुझे समझ में नहीं आता, आई कैन नॉट रिकॉल कि ये वजह क्या है। ऐसा मुझे लगता है कि बचपन में शायद वो जो बच्चों में डर बिठा देते हैं ना कि चौकीदार ले जाएगा बाहर, मैं इसके सो जाओ, रात को सो जाओ, शदीद खिलाफ हूँ। अब मेरी अपनी बेटी है, वी मेक श्योर कि हम ये ना करें कि बिस्तर के नीचे से कोई चीज निकल आएगी। ये तो बच्चों में हम डर बिठा देते हैं खुद। हमारे साथ बहुत हुआ है। बट मैं रिकॉल नहीं कर पाता कि मुझे क्यों है ये निक्टोफोबिया। अभी भी मैं अगर अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ या अकेला हूँ घर पे, मैं लाइट जला के सोता हूँ। मैं अगर अंधेरा हो तो मुझे नींद नहीं आती। आई विल कीप ऑन मूविंग और मुझे नींद नहीं आती। निक्टोफोबिया एक मुझे है। एक एक्रोफोबिया है कि हाइट से डर लगता है। अगर बहुत ज़्यादा हाइट से मैं नीचे देखूँ तो एकदम ऐसा लगता है जैसे सर घूम गया है या पैर बहुत पकड़ लिया किसी ने, भारी हो गए। वो कैसे जो जहाज से कूदते, स्काई डाइविंग वगैरह लोग आज तक अच्छा, मैंने 2-3 दफा सोचा है कि मैं इसको ओवरकम करूंगा स्काई डाइव करके, लेकिन इत्तेफाक नहीं हुआ। और लोग करते हैं और बड़ा इजीली करते हैं, बड़ा सिक्योर भी होता है। मैं तो एक जगह खाली प्रैक्टिस होती है ना उनकी, जी जी जी, उसमें स्काई डाइविंग सिखाते हैं। जाती है। मैं उसके लिए भी मेरे बच्चों ने कहा चले हिम्मत करते चलते, मैंने कहा मेरी कमर टेढ़ी हो गई, अगर ये हो गया वो हो गया। हाँ। और उसके बाद एक एक्वाफोबिया है कि पानी से डर लगता है। घर में सबको स्विमिंग आती है सिवाय मेरे। मैं नहीं, मुझे लगता है जैसे बस कुछ हो जाएगा, तो मैं नहीं कर पाता हूँ। हाँ। ओए आपको सादिया किस चीज़ का मुझे ना खौफ तो है, लेकिन ये जिस तरह से कहा ना एक्वाफोबिया, मेरे साथ प्रॉब्लम थी ये पानी की। मैं, सब लोग समंदर पे जाते थे, मैंने नहीं जाना, बस मुझे पानी से डर। इवन मैं जब ड्रामा करती थी तो
थे हम हीरोइन उस वक्त, तो मैं जितने समंदर के सीन थे मैं कटवाती थी। मैं कहती थी इसको कहीं और शिफ्ट कर लें, रेत समंदर में वॉक भी नहीं कर सकती। मुझे बस पानी से ना, मुझे उसकी जो रेत टच होती है, मुझे लगता है बस अंदर से ज़मीन अब निकल गई पैरों के तरह, एक फील था। इसको मैंने ओवरकम किया, क्योंकि मीरब ने जब स्विमिंग शुरू की तो उसको ये होता था मम्मा आप आए, और मैं पानी में पाँव ना रख पाऊँ, या अल्लाह मैं करूँ तो कर। फिर मैंने बकायदा ना, मेरी ट्रेनर भी बहुत अच्छी थी, और अब मैं मीरब के साथ समंदर में भी स्विम करती हूँ। अरे क्या मैंने ओवरकम। ये जो कुछ नहीं होता ना वो औलाद करवा देती है, ये औलाद करवा। ये इसलिए मैंने कहा कि ये मैंने यहाँ इनके पास मेंशन किया, बट ये वाकई वो चीज़ थी जो मुझे अच्छी तरह याद है। मेरे ड्रामों में वो सीन में वो कहती थी, मैं कहती थी यहाँ नहीं, आप पार्क ले जाएं, आप कहीं ले जाएं, समंदर नहीं जाऊंगी मैं। कहते अच्छा रेत के करीब, मैं कहा वो जहाँ बस पानी आके टच करेगा वहाँ नहीं जाऊंगी मैं, मुझे ना डर लगता है। और मेरे फेस पर आ जाता, एक्सप्रेशन ही नहीं आता था, वो डर ही रहता था कि पानी में से कोई। अच्छा मेरे साथ एक्चुअली जेली फिश एक दफ़ा चिपक गई थी, वो इतनी बुरी मुझे उसका एक्सपीरियंस रहा कि बस उसके बाद से मैं समंदर से दूर भागी, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह की क्लीनिंग भी नहीं है पानी के, तो वो एक बहुत ये फोबिया मुझे भी था। मैं 6 साल की थी तो मैं अपने घर के सामने एक कंस्ट्रक्शन हुई थी, एक घर में एक कुआं था, मैं उसमें डूब गई। और ये शायद मैंने पहले भी बताया होगा कभी, मेरी बहन ने क्या किया, गीली लकड़ियाँ उस कुएं में से निकाल कर लाई, और वो जब वो जला रही थी ना तो उसमें चिंगारियाँ निकल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने कहा मैं भी लेकर आती हूँ गीली लकड़ियाँ। तो जो मैं कुआं था उसके ऊपर एक ब्रिज सा बना हुआ था लकड़ी का, मैं उस ब्रिज पे चढ़ गई और लकड़ियाँ ना ऐसे निकाल लगी, वो ब्रिज बैलेंस आउट हुआ और मैं कुएं में गिर गई। और उस वक्त वो लंच ब्रेक था या नमाज के गैप पर सब गए हुए थे, मजदूर कोई नहीं था उस कंस्ट्रक्शन वाले घर में। मैं कुएं में डूब गई, मैं अकेली थी। तो जैसे नहीं गोता खा के एक दफ़ा ऊपर आते, मैं एक नीचे गोता बाकायदा, मैं आज भी, हालांकि मैं उस वक्त 6 साल की, वो चीज़ मेरे दिमाग में वीडियो की तरह फ्रेम है। मैं नीचे गोता खाकर ऊपर आई हूँ और मैंने हाथ सिर्फ यूं किए हैं क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती थी और वो कुआं था, मैं स्विमिंग करके करी क्या लेती। तो मुझे किसी मजदूर ने देखा और मेरे हाथ पकड़े हैं उसने, वो पता नहीं कैसे अल्लाह ने भेजा। तो वो फोबिया मेरे दिमाग में ऐसा था कि मैंने पूरी ज़िंदगी स्विमिंग नहीं की। अब जब मैं तीसरे बच्चे की भी माँ बन गई थी तो ये स्विमिंग करने जाते थे स्कूल, तो वहाँ पूरी फैमिली जाती थी, हमारी मेंबरशिप थी, वहाँ मुझे मेरे मियाँ ने स्विमिंग सिखाई और वो डर फिर मैंने स्विमिंग का, मैं अंडर वाटर स्विमिंग कर सकती हूँ, लेकिन मैं पानी के ऊपर स्विमिंग नहीं कर सकती। अंडर वाटर पानी दिखे, चश्मे लगा के मैं देख सकती हूँ ज़मीन के, और वो भी बहुत गहरे पानी में नहीं कर सकती, इतना कि मुझे पता है कि मैं खड़ी हूँ तो मैं बच जाऊँ। लेकिन वो एक डर, खौफ, फोबिया वो है, बहुत डर लगता है कि मैं समंदर में डूब गई तो क्या होगा, बहुत डर लगता है। हाँ, आपका फोबिया कोई? मेरा, मुझे लिफ्ट से है और अभी तक है। क्लॉस्ट्रोफोबिया तो बहुत आम मैं चीज़ है। लिफ्ट में एक दफ़ा बंद हो गई थी, अच्छा। लाइट चली गई और लिफ्ट बंद हो गई, तो उसके बाद से मैं अकेले कभी भी लिफ्ट में नहीं जा सकती। मैं कहती मेरे साथ कोई हो, मैं कहीं मॉल में भी हूँ तो मुझे होता है कोई साथ हो, एक दो लोग तो फिर। तो वो लिफ्ट रुक गई, अंधेरा था, मेरे साथ एक खातून भी थी, लेकिन मैंने शोर मचाया, उन्होंने वो छोटी सी उसमें से एक हाफ में रुक गई, हाफ खोली, मैंने ऊपर से छलांग मार दी। यानी क्या कुछ भी हो, मैं तो बाजी टांग टूट जाएगी। मैंने कहा कुछ नहीं टूटेगा, बचपन सारा उछलते कूदते गुजरा, तो छलांग मैंने इजीली मार ली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन मैं लिफ्ट में नहीं रह सकती। मैं अगर लिफ्ट में ये सोच लूँ कि ये अभी रुक गई तो क्या होगा, तो मुझे पसीना आ जाएगा, मैं बेहोश होना शुरू हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं लिफ्ट में कोई ना कोई साथ होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ मैं खड़ी रहती हूँ। मैं सीढ़ियों से जाना प्रेफर देती हूँ, मैं लिफ्ट से नहीं जा सकती। अच्छा, ये जिस हम सबको जो खौफ है वो एक बहुत आम खौफ है। आप जिस तीसरे बंदे से उठा के पूछेंगे उसको ऊंचाई, उसको डूबने, उसको लिफ्ट में बंद होने, क्लॉस्ट्रोफोबिया, पानी, इन सबसे लोग डरते हैं। इसकी वजूहात क्या है? अच्छा निदा, मैं पहले ना एक डिफरेंस बताऊंगी, फियर में और फोबिया में फ़र्क है। अच्छा, ठीक है, फियर एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है जो कि आप समझें इंसान की फितरत में डाला गया है, ये आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। अगर कोई शख्स बिल्कुल ही फियरलेस हो, आपको खौफ महसूस ही नहीं होता, तो आप अपने बका की कोशिश नहीं करेंगे। फियर जो है आपको ये सिग्नल देता है कि भाई आपने अपनी जान बचानी है, आपने इस खतरे से खुद को बचाना है। जैसे जो पेन है वो भी एक इंडिकेटर होता है कि आपको पता चले कि आपके अंदर
हो क्या रहा है उसी तरह आप कहना उसी चाह रही तरह हैं। से फियर है, ठीक ठीक है है। कि फियर आपको ये सिग्नल दे रहा होता है कि आपको खतरा है, आपने इस खतरे से बचना है, उसके लिए तैयार हो जाए। ओके। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल जो है इमोशन है। हाँ। अच्छा, अब कुछ जो फियर्स हैं ना वो इनेट, जिसको हम कहते हैं वो बाय बर्थ होते हैं। हाँ। ऐसे सिर्फ 2 फियर्स हैं जो कि बाय बर्थ इंसान में डाले गए हैं, एक नॉइस का, तेज आवाज़ों का खौफ, और एक हाइट का खौफ। ठीक है, ये बाय बर्थ इंसानों में होता है, कुदरती अल्लाह ताला की तरफ अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती है। शोर का शोर का और ऊंची जगह, हाइट का। ठीक है। अच्छा, इसके अब ये है कि ये चीज़ आप बड़े होते होते बच्चे जो हैं इसको ओवरकम कर लेते हैं। ठीक है, आपने मतलब अभी भी होगा कि कोई एकदम से तेज आवाज़ आए तो हम स्टार्टल हो जाते हैं। ठीक है, एकदम वो सिग्नल आता है कि आप जैसे कोई देखिए खतरा जैसे हो बच्चे सकता है। छोटे होते हैं तो मैंने अक्सर देखा है कि वो बच्चों को बाप कहते हैं कूदो मैं पकड़ूंगा कैच करूंगा, डरते छोटे छोटे डरते हैं। बच्चों से कैच खेलते हैं। मतलब मेरे अब्बा ने बाकायदा, मैं 9 महीने की और अम्मी और ये सब बताते थे कि खौफ निकलेगा बच्ची का, तो वो कैच खेलते थे मेरे मामू से। तो क्या इनसे कोई खौफ दूर होता है बच्चे का? होता है ना, देखिए वो अब आप हाइट का फियर डाला गया है क्योंकि वो डेंजरस। अब ये इसमें ना आप सर्वाइवल पे हम पूरा पीछे चले जाएं कि जी इंसान शुरू के ज़मानों में किस तरह की इन्वायरमेंट्स में रहते थे, तो ये फियर ज़रूरी थे सर्वाइवल के लिए। अच्छा। अब ये है कि जी वो फियर अगर रहेगा आप में, ठीक है, तो आप मे बी लाइफ में पीछे रह जाएंगे बहुत सारी चीज़ों में, अगर आप सारी ज़िंदगी ही हाइट से उस तरह से डरते रहें। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझें, शायद आपको कोई आपके बड़े एक्सप्लेन ना कर सकें कि वो ये क्यों करते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने बड़ों से सीखी होंगी। ये तरीका होता है खौफ निकालने का। ठीक है, ये है नॉर्मल फियर। अच्छा, फिर होता है फोबिया। फोबिया होता है जो इर्रेशनल फियर होता है, जो एक्सेसिव होता है, नॉर्मल से अब हद उसकी बढ़ गई है और वो एक ऐसा फियर बन गया है जो कि रियलिटी में समझें वो चीज़ आपको रियलिटी में कोई इतना जो है आपके लिए डेंजरस नहीं है। हाँ। लेकिन आप फिर भी उससे डरते हैं। हाँ। ठीक है, और वो जो डर है वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। ठीक है, जैसे अब हाइट से आपको इतना डर लग रहा है कि जी आपको अगर एयरप्लेन का सफ़र करना है, आप वो भी नहीं कर सकते कि जहाज़ जो है वो बुलंदी पे उड़ रहा है। आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप किसी ऊंची जगह पे नहीं जा सकते, किसी बिल्डिंग की जो है टॉप फ्लोर पे नहीं जा सकते, और ये आपका एक्सेसिव फियर हो गया है। ये फोबिया है जो कि हद से तजावुज़ कर जाए और आपकी लाइफ में डिसफंक्शन कॉज करने लगे। उसकी वजह से आपकी लाइफ के जो नॉर्मल मामलात हैं उनमें प्रॉब्लम आने लगे। लोग बहुत सारे जहाज का सफर नहीं करते, वो कहते हैं हम रोड पे चले जाएंगे, हम गाड़ी से चले जाएंगे, हम ट्रेन से चले जाएंगे, और वो फिर इतना टाइम ज्यादा लग जाता है इस फियर की वजह से, तो नुकसान पहुंचता है ना। ये होता है फोबिया। ठीक है, तो अब फोबिया जो है हमारे उसमें ये मेंटल इलनेस में आता है। तो इसका जो है ट्रीटमेंट ज़रूरी है, और ट्रीटमेंट अगर आप जैसे प्रोफेशनल से लें बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी कुछ टिप्स भी होती हैं, आप खुद से किस तरह से मैनेज कर सकते हैं उन चीज़ों को, और वो जो है आप समझें वेरी करता है फोबिया टू फोबिया कि किस तरह का आपको किस चीज़ का फियर है, उस पर क्या काम आपको करना चाहिए, आप किस तरह से अपने आप को तैयार कर सकते हैं उस चीज़ को। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा मैं एक मिसाल से मेरा एक फोबिया है, बहुत शदीद है। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था ये 90s में, जब हम नए नए ड्रामा कर रहे थे इस्लामाबाद में। तो आपने इस्लामाबाद की वो रोड देखी होगी, एक आने वाली रोड एक जाने वाली, डबल रोड जो है बड़ी खूबसूरत। हम आने वाली रोड से आ रहे थे तो पिग हमारे गाड़ी के सामने आ गई, क्योंकि इस्लामाबाद में तो ये आम है, और उससे गाड़ी हिट हुई। ऑल्टो थी, बहुत कोई बड़ी गाड़ी भी नहीं थी, और वो लुढ़कती कोई दूसरी वाली साइड पे, और पूरी गाड़ी तबाह। मतलब गाड़ी में से हम 2 लोग, मैं और मेरे कज़न थे अजहर, वो निकले और हमें एक स्क्रैच तक नहीं आया, लेकिन वो गाड़ी ऐसी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। वो दिन है, आज का दिन है। मैं सुबह 7 बजे कहीं पहुंच जाऊंगी, लेकिन मैं कहती हूँ गाड़ी तेज ना चलाओ। आई एम द ओनली वन जो किसी मॉर्निंग शो पे जाना हो या किसी भी जगह पहुंचना हो, मैं कहती हूँ बेटे मुझे आधा घंटा पहले गाड़ी भेज दो, लेकिन मुझे वो ड्राइवर ना भेजना जो यूं कर। मेरी सांस रुकने लगती है। मैं मेरा मियाँ मुझसे तंग आ जाता है, कहते क्या है भाई ये हाईवे है, मैं हाईवे पे भी अदन आखिरी लाइन में चला ले, थोड़ा सा कम कर ले, इसको थोड़ा नीचे। मतलब मुझे इतना इस चीज़ का खौफ बैठ चुका, तेज गाड़ी का। और अच्छा तेज चल रही, और अगर खुदा ना खासा उसमें किसी ने कट यूं कर लिया, मैं तो गई। मैं कहती हूँ मेरे मरने के लिस्ट पे इसका नाम लिख देना, खौफ से मरी हूँ ये इस बंदे की वजह से। तो ये लिटरली इसको कैसे, मतलब आप कह रही ना कुछ टिप्स होती हैं जो अपने आप कर सकते, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ? अच्छा देखिए, ये जो आपका ये प्रॉपर फोबिया है, ठीक है,
कि भाई कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो भी सकती है जहां आपको तेज़ ड्राइव करके जाना पड़े, लेकिन आपकी अपनी तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी कि आप अपनी तबीयत से नहीं लड़ सकेंगी और शायद इमरजेंसी को आप इग्नोर कर दें। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें ये होता है, फियर को, अपने फोबियाज़ को फेस करने की सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ग्रेजुअल एक्सपोजर करें। ग्रेजुअल एक्सपोजर का मतलब थोड़ा थोड़ा करके खुद को एक्सपोज करें उस चीज़ से जिससे आपको डर लगता है, और उसके साथ साथ आप रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करें कि आपने थोड़ा खुद को एक्सपोज किया और खुद को रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं वो आप सीख सकते हैं। आप डीप ब्रीदिंग के थ्रू रिलैक्स करें, ठीक है, आप जो है मेडिटेशन के थ्रू खुद को रिलैक्स करें। उसमें एक्सपोजर में खुद को रिलैक्स करते जाएं, थोड़ा थोड़ा करके आप खुद को एक्सपोज करते जाएं। जैसे अब आपके केस में ये हो सकता है कि भाई आप गाड़ी में बैठें और ख़ुद को रिलैक्स करना शुरू कर दें। ठीक है, जब आप बिल्कुल, आपको फील हो कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी हैं फिजिकली, तो आप जो है, जो भी आपके साथ ड्राइव कर रहे हैं उनसे कहें कि भाई आप थोड़ी सी अब स्पीड बढ़ाएं। जैसे अब आपकी अब 60 पे ले जाएं। मैं 60 अब 80 पे ले जाएं। उसकी सांस अभी से हो रही है। 60 से ऊपर गई ना, मतलब मैं ड्राइवर मेरे चिढ़ जाते हैं। यूँ देख रही होती है, बाजी आंखें उधर कर ले, बेटा ये 60 से ऊपर क्यों गई है, 80 पे क्यों गई, मतलब ये हाल है मेरा। अच्छा, फोबिया रिलैक्स करना है। अच्छा, फोबियाज और किस किस, जैसे आपके पास तो बहुत सारे लोग थेरेपी के लिए आते होंगे, सो जैसे इनको तेज गाड़ी में बैठने का फोबिया है, इनको लिफ्ट में फंसने का फोबिया है, आपको जो है ऊंचाई का फोबिया है, मुझे पानी का फोबिया है, तो और किस किस किस्म के फोबिया हैं जो लोगों में होते हैं? अच्छा, फोबिया आपको किसी भी चीज़ से हो सकता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं। जनरली जो है किसी स्पेसिफिक जानवर का फोबिया हो सकता है। बहुत सारे लोगों को कुत्तों से बहुत डर लगता है। जी, मुझे तो कुत्ते बिल्ली दोनों से जानवर है, पर मुझे कोई कीड़े मकोड़े होते हैं, लोगों को कॉकरोच से, छिपकली से। एक तो नॉर्मल छिपकली और कॉकरोच से बहुत ज्यादा छिपकली से तो कहाँ चढ़ जाते हैं पता नहीं। हमारी बहू है, उसे बिल्ली दूर से कहीं दिख जाए तो बस वो गई, वो वहीं से भाग गई। इतना एक होता है नॉर्मल फियर है कि भाई पता है आपको कि अगर जो स्ट्रे डॉग है भाई वो काट भी सकता है, तो आप थोड़ा बच के चलें, ये नॉर्मल है। लेकिन ये कि आपको पता है कि इस गली में कुत्ता होगा तो आप उस गली से गुजरना ही जो है वो अवॉइड करें। पहले से आपकी तबीयत खराब होना शुरू हुआ है ये सोच के कि जी वहाँ से गुजरूंगा तो वहाँ मुझे कुत्ता दिख जाएगा, ये फोबिया है। ठीक है, ऐसे ही जानवरों का हो सकता है, स्पेसिफिक सिचुएशंस का हो सकता है जिसमें ये आ जाता है, अंधेरा है या छोटी बंद जगह है, बहुत खुली जगह है। लोगों को मार्केट प्लेसेस का फोबिया होता है, ऐसी जगहों का फोबिया जहाँ से उनको लगता है कि यहाँ से हमारा निकलना मुश्किल होगा, अगर कुछ हो गया तो हम यहाँ से भाग नहीं सकेंगे। मुझे भी है ये वाला। ठीक है, जैसे मार्केट्स में हो गई, आपकी मार्केट प्लेसेस हो गई, बहुत क्राउडेड प्लेसेस हो गई। अक्सर जिन लोगों को उसका फोबिया होता है फ्लाइट का, एयरप्लेन का, उसमें यही वाली चीज़ होती है कि अगर वहाँ कुछ हो गया तो वहाँ से भागेंगे कैसे। ठीक है, उसमें हाइट का भी हो सकता है कि हाइट की वजह से लगता है, और मे बी इस सिचुएशन से डर लगता है। आप मुझे ये कि बहुत ज़्यादा लोग हो गए ना और सफोकेशन में, तो बस मैं कहती हूँ मुझे दरवाजे के पास बिठा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो गाड़ी में शीशा खोल के बैठते हैं नीचे ताकि वो हवा लगती रहे। ये मुझे भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज डर और खौफ और फोबिया की बात होगी, लेकिन उसको हल करने की भी कोई ना कोई तरकीब बताएंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं फोबियाज पर, खौफ, डर, फियर पर, और हमारे साथ आज ना कुछ लोग भी ऐसे जो अपने ऐसे डर और खौफ जो नॉर्मल नहीं होते वो हमसे शेयर करेंगे। तो जी, कौन है मेरे साथ इस वक्त? वालेकुम, मेरा नाम जो है नूर है, और मुझे तो फोबिया नहीं है लेकिन मेरे हस्बैंड को है, और जिसकी वजह से डायरेक्टली मेरी लाइफ पर जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। और ये कि मैं बहुत ज़्यादा ज़हनी अजियत का शिकार रहती हूँ इस बात पर। ये बात कुछ इस तरह है कि मेरी सिस्टर की शादी हुई और वो जल्दी ही प्रेग्नेंट हो गई थी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, और जब उन्होंने एक बच्ची को बाय बर्थ, जब बेटी हुई उनकी, तो डिलीवरी के दौरान जो है उनकी डेथ हो गई। अब चूँकि मैं खाला थी, जाहिर सी बात है, तो फिर ये है कि वो बच्ची मेरी गोद में आ गई। मैंने उसको बड़े दिलो जान से मतलब उसकी देखभाल की। मेरे जो वो थे बहनोई थे वो बिल्कुल यंग थे, तो उनकी शादी तो करनी थी। अब ये था कि सब घर वालों ने यही डिसाइड किया कि अगर कोई नई औरत आएगी तो बच्ची उसके रहमो करम पर होगी और पता नहीं वो कैसा सलूक करे, तो सब ने यही डिसाइड किया कि मेरी शादी जो है मेरे बहनोई से कर दी जाए। अब ये है कि वो बहुत अच्छे भी थे माशाल्लाह, मेरे हस्बैंड जो है बहुत लविंग, बहुत केयरिंग। हमारी शादी को 4 साल हो गए, बहुत अच्छे हैं वो मेरे साथ। लेकिन बस यही है कि जाहिर सी बात है, बेटी जो है मैंने उसको अपनी बच्ची जो है बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह ही पाल रही हूँ उसे। लेकिन ये है कि हर औरत में जो है एक फितरी जज्बा होता है माँ बनने का ना,
लेकिन मेरे हस्बैंड को जो है इस बात का फ़ोबिया है, और वो जो जिस ट्रॉमा से वो उस वक्त गुजरे थे, वो बस यही होता है, उनको यही डर लगा रहता है कि अगर मैं भी प्रेग्नेंट होंगी तो शायद मुझे भी कुछ हो जाएगा और मैं भी मर जाऊंगी। और ये है कि बहुत मैंने भी समझाया, फिर मेरे बड़ों ने, मेरे पेरेंट्स ने भी उनको बहुत समझाया, लेकिन वो इस डर से, इस खौफ से निकल ही नहीं पाते कि वो मतलब मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं करता। और उनको बहुत समझाया कि ये तो बहुत रेयर केस होते हैं और हज़ारों औरतें माएँ बनती हैं, लेकिन वो अपने इस डर से, खौफ से निकल ही नहीं पाते। मुझे समझ में नहीं आता मैं किस तरह उन्हें समझाऊं, किस तरह मतलब यानी कि उनको इस डर से निकालूं, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्ची अब माशाल्लाह 4 साल की हो गई है, उसे भी ना मतलब थोड़ा सा कमी महसूस होती है अपने बहन भाइयों की, लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड नहीं निकल पा रहे इस डर से। भाई डॉक्टर साहब, हम तो ये आपसे ही पूछेंगे, इसके लिए तो उनको थेरेपी की ज़रूरत होगी। बिल्कुल, इसके लिए, क्योंकि देखिए ये लोग सब कुछ कर चुके हैं ना, ये अपने तौर पे समझा भी रहे हैं, बड़े भी बात कर रहे हैं, वो फिर भी उस खौफ से नहीं निकल पा रहे। तो वो खौफ ना उनकी, अच्छा देखिए खौफ भी ना 2 जगह होती है, सिर्फ माइंड में स्टोर नहीं होता, खौफ अक्सर आपकी बॉडी में स्टोर होता है। आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, जो सारे सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं कि दिल तेज़ धड़कने लगता है, सांस रुकने लगती है, लगता है पेट में कुछ हो रहा है, ठीक है, ये सब क्या है, ये बॉडी का रिएक्शन है। तो आप माइंड को तो समझा रहे हैं कि देखो सही है, हज़ारों औरतें माएँ बनती हैं, ये तो कुछ केसेस होते हैं जिसमें ऐसा हो जाता है, माइंड तो समझ रहा है, लेकिन वो जो बॉडी का रिएक्शन है वो इंसान नहीं कंट्रोल कर सकता जब तक वो प्रोफेशनल हेल्प ना सीख करे। ठीक है, तो इनको तो ज़रूरत है कि ये थेरेपी लें, ठीक है, ये किसी प्रोफेशनल के पास जाएं जो कि इनकी बॉडी से उस ट्रॉमा को प्रोसेस करके निकाले और फिर इनको सिखाए कि ये कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं और कैसे नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि किसी को आप कन्विंस कैसे करेंगे, चलो थेरेपिस्ट के पास, चलो डॉक्टर के पास, कोई नहीं मानता नहीं है कोई। उनको होता है हम कोई पागल थोड़ी, लोगों को लगता है पागल होते हैं तो जाते हैं। वही तो हमारे ये कॉन्सेप्ट बन गया कि अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स तो आपको पागल की जुमरे में डाल दिया जाता है कि मैं पागल थोड़ी जो मैं जाऊं, या तो इसमें कोई बुराई नहीं होती अगर आप किसी से इस तरह की हेल्प सीख कर रहे हैं। और दूसरा ये मुझे लगता है कि ये एक चीज़ जो उनको समझने की ज़रूरत है वो ये कि मौत बरहक है। वो इस तरह नहीं तो किसी ना किसी तरह तो आनी है बिल्कुल, जो जिसका टाइम लिखा है वो ना 1 मिनट पहले आएगा ना 1 मिनट जिस तरह से लिखा बाद आएगा। और जैसे ये तो बहुत ही डिफरेंट केस है, लेकिन जहाज में भी जो लोग बैठते, अगर रिसर्च करें तो जहाज जो है वो रोड के मुकाबले में ज्यादा लेकिन स्टिल द सेफेस्ट वे ऑफ ट्रैवलिंग अभी भी आज तक जो है वो जहाज ही है। अगर आपकी जहाज में लिखी है तो कोई ना कोई बहाना बनेगा कि आप, और अगर आपने बचना ठहरा तो आप देखें कैसे मुनव्वर सिंह साहब के बेटे जी बिल्कुल 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 इतने लोग बचा, सिर्फ 2 लोग बचे उस प्लेन क्रैश में। तो जब लिखी है वो किसी ने कोई ना कोई बहाना तो बनना ही है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा हमें ये भी एक बात को हमें वो अगर आम करना चाहिए लोगों के लिए कि अपने ब्रेन को जो है ना ट्रेन करने का तरीका सीखना चाहिए। हम लोग फंस जाते हैं, हम उससे आगे नहीं जाना चाहते। और मुझे लगता है जो ट्रॉमाज हैं या इस तरह की चीज़ें आपकी अपब्रिंगिंग का भी हिस्सा होता है। अगर कोई पहाड़ के एरिया में पैदा हुआ तो उसको हाइट से कभी डर नहीं लगेगा, लेकिन कोई आदमी अगर यहाँ से पहाड़ पर जाने की बात करे तो बोलेगा यार कैसे मैं करूँगा ये। तो हमें अपने ब्रेन को भी थोड़ा ट्रेन करने की जरूरत होती है कि हम कैसे करते हैं। और जो लोग हैं वो तो मतलब हाइकिंग वगैरह के शौकीन होते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जाते हैं जो करने वाले। सो जवाब यही है जो अभी हमने नूर से बात सुनी कि उनको किसी ना किसी तरह थेरेपिस्ट के पास ले जाए और फिर वो थेरेपी के बाद ही कोई रिजल्ट निकल सकता है। मगर जाहिर है बायोलॉजिकल क्लॉक होती है और हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो ये चीज़ आपको डिले नहीं करनी। फिर ऐसा ना हो कि कुदरती तौर पे फिर आप ही ना वो कंसीव कर सकें। सो आपको ये चीज़ जल्दी करनी होगी, कस्में दे के, कुछ भी करके, ब्लैकमेल करके, मना के, प्यार से बात करके बहुत आसान होता है। अगर आपका पार्टनर आपसे खुल के बात करें तो आप खुद ही हल्का फील करते हैं कि हाँ यार मैंने कोई चीज़ शेयर कर ली तो बेहतर है। बिल्कुल। और फिर अल्लाह पे जब तवक्कल करते हैं तो फिर हर चीज़ें आसान हो जाती हैं। नहीं सुनते ना ये लोग। ज़रूरी है कि डर या खौफ नाम ही इसी चीज़ का है कि जब आप नहीं कुछ कर पा रहे ना तो आपके अंदर वो खौफ बैठ जाता है। अच्छा, अब मैं चल रही हूँ सबा की तरफ। सबा को क्या खौफ है, क्या डर है? जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी सबा। अच्छा निरा, ये जो कहानी है, स्टोरी है जो मेरे पास है वो ये है कि एक बच्चे की है, अहमद नाम है उस बच्चे का था। वो मेरे नेबर में ही रहता था बच्चा, मेरे सामने ही ग्रो कर रहा था वो बच्चा। अच्छा 5 साल पहले की बात है कि एक दिन रमज़ान की बात है कि एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी मदर ने उसको नीचे भेजा दही लेने के लिए शॉप पे।
तो वो बच्चा नीचे गया दही लेने, ज़ाहिर सी बात है 6-7 साल का बच्चा था, नीचे गया और जाके वो खेल में लग गया। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ ऐसा होता है कि रमज़ानों में ना पतंगों का बड़ा वो हो जाता है, पतंग उड़ाने का ट्रेंड चल जाता है। तो वो बच्चा जो है नीचे जब गया तो वो पतंग उड़ाने, किसी बच्चे ने उसको बुला लिया अपने साथ में, बड़े बच्चे पतंग उड़ा रहे थे सामने ही, तो वो उनके साथ पतंग उड़ाने लग गया। अच्छा, होता ये है कि पतंग, आपको पता होगा कि पतंग उड़ाते हैं तो एक बच्चा जो है डोर पकड़ के खड़ा होता है और एक उस दूसरा बच्चा जो भी होता है उसके साथ में, तो उसको ये होता है कि आप पीछे जाके ना पतंग को थोड़ा सा से हवा में उसको उड़ाना पड़ता है। तो इत्तेफाक की बात है कि मैं गैलरी में खड़ी हुई थी अपनी, और मैं ये सारा सीन देख रही थी। मैं वहाँ पे कुछ काम कर रही थी शायद, तो मैं देख रही थी कि वो बच्चा जो है उसने उस अहमद को बोला कि जाओ ये पतंग लेके जाओ और ये तुम पीछे जाके ऊपर हवा में वो करो। तो ऐसा होता है कि आप जो है ना उल्टे कदमों से जैसे आप चल रहे होते हैं, आपको पीछे का नज़र नहीं आ रहा था, वो पीछे पतंग को उठा के पीछे पीछे जा रहा था। अच्छा, मैं उसको देख रही थी अपने आँखों से, और वो पीछे जो है ना इतना बड़ा मेन होल था। अब मैं देख रही हूँ कि अब रुके, लेकिन वो पीछे ना हवा देने, उसको हवा में उड़ाने के लिए, जब मैंने देखा कि वो नज़दीक आने लगा, तो मैं उसको वहाँ से गैलरी से लिटरली आवाज़ें दे रही हूँ कि अहमद पीछे रुक, देखो अहमद रुक जाओ, अहमद रुक जाओ। मैं गैलरी से मुस्तकिल उसको आवाज़ दे रही हूँ, मेरी आवाज़ उसको नहीं जा रही थी क्योंकि थोड़ा फासले पे था, और वो मेरी नज़रों के सामने निदा वो उस मैन होल में जाके गिर गया। और जाहिर सी बात है सर के बल गिरा वो बच्चा ना, 6-7 साल का बच्चा होता कितना है, वो मेरी नज़रों के सामने। और मैं वहाँ से भागी हूँ, और मैंने ये देखा कि सामने जो शॉप थी वो शॉपकीपर भी, उन्होंने भी उस बच्चे को गिरते हुए देखा, वो वहाँ से भागे हैं उसको, बच्चे को पकड़ने के लिए। लेकिन वो मेन होल था, काफ़ी डीप था, वो बच्चा गिर गया। मैं भी यहाँ से भागी हूँ, और वो जो शॉपकीपर थे वो जो है नीचे तक जो है ना वो झुके हैं उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो इतना तेज़ बहाव था उस मैन होल का कि वो बच्चा पता नहीं वो तेज़ी से बह गया। आगे क्या हुआ, बस वो दिन, बहरहाल वो जिस तरह से उस बच्चे के साथ हुआ, सेकंड डे उसकी जो है बॉडी आपको नदी से मिली। पूरी रात जो कोहराम मचा है अपार्टमेंट में, और पूरी रात ऐसी गुजरी है रो रो के, और किस तरह से मैंने तो अपनी आंखों से वो मंज़र देखा था, तो मैं बता नहीं सकती कि किस तरह से जो है मेरा हाल हुआ। सेकंड डे उस बच्चे की मिल गई उसकी डेड बॉडी, और बस वो जो एक था ना खौफ, वो मेरे दिल में जो है ना इस तरह से उतर गया कि मैं उससे निकल ही नहीं सकी। आज तक मैं सोचती हूँ, और मैंने उसके बाद अपने बच्चों को बिल्कुल बाहर निकलने नहीं दिया। मेरे बच्चों को मैंने क़ैद कर दिया घर से कि नहीं, बाहर नहीं निकलोगे। हालांकि वो गटर बंद भी हो गया, उसको बंद फ़ौरन ही, ज़ाहिर सी बातें देखा गया, बंद कर दिया उसको कि इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन उसके बाद मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल बाहर निकलने नहीं दिया। और मेरे हस्बैंड भी इस बात पे बहुत वो रहते थे कि यार अब क्या बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे, लड़के हैं, ज़ाहिर सी बातें बाहर जाएंगे। और मेरे बच्चे काफ़ी जो है वो होते थे कि घर में मैं उनको बंद रखती थी कि नहीं, मैं बाहर नहीं निकलने दूँगी, मैं बाहर नहीं जाने दूँगी। अगर मैं कहीं जाती भी थी तो अपने साथ उन बच्चों को लेके जाती थी। तो वो जो मेन होल का जो वो खौफ है ना, और वैसे भी आपको पता है ख़बरें आती रहती हैं, तो वो मेरा दिल से वो खौफ निकल ही नहीं पाता। आपने बच्चों का बचपन ये डर और खौफ और फोबिया ने बच्चों का बचपन, वो जाहिर है बच्चे 4 दीवारी में नहीं रह सकते यार, उनको चाहिए जगह चाहिए खेलने के लिए, कूदने के लिए। वो कैसे, ये तो बहुत मुश्किल। फिर आपने कुछ ट्रीटमेंट लिया या कुछ ऐसा हुआ या नहीं? मैं तो बस अभी तक उसी खौफ से निकल ही नहीं पाती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझ पे वो करते हैं कि यार तुमने बच्चों का जो है ना बिल्कुल वो कर दिया, वो घर में रह के बिल्कुल सोशल एंजाइटी का शिकार हो गए बच्चे। मैं नहीं निकलने देती उन बच्चों को बाहर। मुझे बेइंतहा खौफ है कि ये जहाँ पे भी गटर वगैरह भी मैं देखती हूँ इस तरह से खुले हुए मैन होल, तो बस मुझे खौफ आता है। मैं वहाँ रुक जाती हूँ, मैं इधर उधर देखती हूँ कि कोई इसको प्लीज़ इसको कवर कर दे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैं डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहूँगी, अगर हम बच्चों को इसी तरह अपने फोबिया की वजह से उनको बाहर नहीं निकलने दें, खेलने नहीं दें, बस घर में ही रहो, तो उनकी पर्सनालिटीज़ पे क्या असर होता है?
एक तो देखें ऐसा निदा उन्होंने खुद ही बता दिया ना, बच्चे सोशल एंजाइटी का शिकार हो गए। ठीक है, ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। कोई भी इमोशन होता है ना वो मल्टीप्लाई होता है। अब मदर का जो खौफ है वो बड़ा स्पेसिफिक है, उन्हें मेन होल से डर लगता है, उन्हें ये डर लगता है कि बच्चे बाहर निकलेंगे तो उन्हें कुछ हो जाएगा। उनका फियर बच्चों में किस सूरत में मल्टीप्लाई हो रहा है कि अब उन्हें जब वो सोशलाइज ही नहीं करते, वो लोगों से ही नहीं मिलते, उन्हें लोगों से बात करने का खौफ है, उन्हें अपने आप को प्रेजेंट करने का खौफ है। ठीक है, तो वो ऐसे मल्टीप्लाई होता जाएगा। आपका हल नहीं है ये मसले का कि आप बच्चों को 4 दीवारी में बंद कर दें। बच्चों को कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, उन्हें ज़िंदगी के मामलात समझने में जो है नहीं समझ में आएंगे उन्हें। ठीक है, वो सोशलाइज नहीं कर सकेंगे। और एक चीज़ जो और इम्पैक्ट होगी वो ये होगी कि बच्चे माँ से भी एक एज आएगी कि मुतनफ़िर हो जाएंगे, इन्होंने हमें इतना कंट्रोल करके रखा है, इन्होंने हमें ग्रो नहीं होने दिया। तो वो एक खौफ जो वो अपना नहीं डील कर पा रही हैं, उसकी वजह से अब वो देखें उसके इम्पैक्ट कितने मल्टीप्लाई होंगे और कितने लोगों की ज़िंदगी अफेक्ट होगी। तो ये थोड़ा सा है। और अच्छा, मैं इनको ये भी कहूँगी कि इनका ये जो केस है ना वो एक फ़ोबिया से ज़्यादा है। ठीक है, वो सिर्फ फ़ोबिया नहीं है, इनको यकीनन कहीं ना कहीं गिल्ट भी होगा, ये कहीं ना कहीं खुद गिल्ट जिम्मेदार भी मैं बचा सकती थी, काश मैं पहले ले लेती। ठीक है, कि मैं बचा सकती थी और मैंने नहीं बचाया। ठीक है, तो ये वो उस प्लेस से भी रिएक्ट कर रही हैं कि ये अपने बच्चों को हर तरह की जो है मुश्किल से, परेशानी से, जो ख़तरा अभी आया भी नहीं है उससे भी बचाना चाहती हैं। तो इनके बहुत कॉम्प्लेक्स इमोशनल प्रोसेसेस हैं, इनको ये सारी चीज़ें प्रोसेस करने की ज़रूरत है जो ये अपने ओन पे नहीं कर सकती। इन्हें चाहिए कि ये किसी से बात करें, किसी प्रोफेशनल से बात करें और ट्रीटमेंट लें, ताकि ये भी बेहतर महसूस करें और फिर इस इनका जो फैमिली में जो इम्पैक्ट आ रहा है वो भी जो है वो कंट्रोल हो सके। आई थिंक एक बेहतर तरीका ये भी हो सकता है कि आप बच्चों को एजुकेट करें, आप उनको खुद ग्राउंड्स में लेकर जाएं, पार्क्स में लेकर जाएं, उनको ये बताएं कि ये फ़र्क है कि ये जगह खेलने के लिए बनाई गई तो यहाँ आकर खेलें, रादर देन प्लेइंग ऑन द रोड्स या फिर पतंग उड़ाने जो भी। तो आप बच्चों को खुद एजुकेट भी करते हैं तो आप हल्का फील कर सकते हैं। लेके नहीं जाते बच्चों को, ऐसे ही छोड़ देते हैं। एफर्ट लगता है ना, टाइम लगता है, कि जाओ जाके खेलो, मोहल्ला गली भी बहुत है, बाप थके हुए बहुत आते हैं, तो उनके बच्चों के पास पार्क्स में जाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब अगर आप बाहर जाते हैं तो हमने देखा है कि गोरे आपके बेंच पे आके बैठे होते हैं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो वो उधर बैठे हुए हैं और एक सर्टेन टाइम पर वो उनको पार्क ले जाते हैं। जी बिल्कुल, पहले तो नहीं थे पार्क, लेकिन अब काफी पार्क नजर आते हैं, ग्राउंड्स भी हैं, तो आपको ले जाना चाहिए, बताएं कि जी ये जगह खेलने की है और ये रोड्स पर आप नहीं खेलते क्योंकि ऐसा ऐसा है। मेरा ख्याल है कि आप अपना ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है आगे की ज़िंदगी के लिए भी। आप अभी माँ हैं, फिर इसके बाद आपने और मज़ीद रिश्तों में बनना है, नानी बनना है, दादी बनना है, तो ये इस तरह ना बहुत सारे जो रिश्ते वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो बेहतर है कि अभी अपने ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें ताकि आने वाली नस्लें ना बेहतर होती जाए, है ना। ये अच्छा, क्या स्लाइड क्या है दिखाएं। बीना जी को कोई और खौफ भी है, वो उसकी स्लाइड है, मोहताजी से मरने का। अलग, ये तो सारा सब कोई खौफ है कि हम हमेशा जो है वो हमारा हाथ ऊपर ही रहे, कभी हमें बच्चों के आगे भी अपने हाथ। मैंने मेरी अम्मी माशाल्लाह हमेशा देने वालों में से रही और हमेशा उन्होंने हर काम अपने हाथ से किया। एक मर्दाना ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। कोई खौफ नहीं, कोई किसी बिच्छू से, सांप से, किसी चीज़ से, किसी अंधेरे से, किसी चीज़ से उनको खौफ नहीं होता था। उसके बाद जब मैंने देखा अम्मी को मोहताज देखा, और मैंने अपनी मदर की कोई 2 साल आवाज़ नहीं सुनी। जब वो ज़िंदा थी तो उनको फालिज हुआ तो उनकी आवाज़ भी चली गई और वो बेड पे चली गई। तो उस वक्त जो उनकी लाचारगी थी जो मैं देखती थी, वो एक खौफ अंदर बैठ गया कि एक इंसान जिसने किसी को ये नहीं कहा हो कि ये तिनका उठा दो, हर काम खुद, और वो इंसान बैठा हुआ है कि मुझे कोई वॉशरूम ले जाए, मेरे कोई बाल बना दे। उफ, रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं। मेरे अंदर एक खौफ है जिसकी वजह से मेरी अम्मी डिप्रेशन में चली गई थी, जिसकी वजह से उनको फालिज हुआ। उसके बाद से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम होती है या डिप्रेशन होता है, मैं फ़ौरन एक्सरसाइज शुरू कर देती हूँ कि मुझे वो नहीं फेस करना, क्योंकि हम जिंदा इंसान हैं तो हमें डिप्रेशन भी आएंगे, तकलीफ़ें भी आएंगी, प्रॉब्लम भी आएंगे, बट उनको अपने ऊपर तारी नहीं करना। अगर हमने तारी कर लिया तो फिर हमें मोहताजी से कोई नहीं बचा सकता, फिर हमने पैरालाइज होना ही होना है। तो इसलिए अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप फ़ौरन से पहले एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अपनी ऊपर काम करें, इससे पहले
कि आपको लोगों आप की बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने अपनी अम्मी को भी सारी जिंदगी भागते दौड़ते, सादिया तो गवाह है, इतनी वो माही मुंडा थी, मतलब कि अब्बू अपने काम में बिजी होते थे तो सारी चीज़ें अम्मी ने संभाली हुई थी। और फिर मेरी अम्मी भी इंतकाल से पहले बेड रिडन थी कितने सालों तक, व्हीलचेयर पे थी, डायलिसिस होता था। सो वो देखकर ना दिल में मेरे भी एक फोबिया और डर और खौफ, जिसकी बुनियाद पे मैंने पूरी ज़िंदगी 20s 30s तक मैंने एक्सरसाइज नहीं की, मगर अब डाइट एक्सरसाइज उस डर और खौफ की वजह से कि मैं चलते फिरते जाऊँ, ये अपनी हड्डियां और वो इतनी मैं संभाल के रखूं। बल्कि आम रूटीन में कभी एक्सरसाइज मिस हो भी जाती है, लेकिन जब आप किसी मेंटल प्रॉब्लम में है ना, फिर एक्सरसाइज नहीं छोड़। जी फिर आप सबसे पहले एक्सरसाइज का सहारा लें और आप 1 से 2 दिन में सब भूल जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल सही आपकी दोबारा से रिफिलिंग हो जाती है। हमने तो अपने फोबियाज का खुद जवाब दे दिया कि भाई एक्सरसाइज ये आजकल अगेन वही वाली बात है ना, अवेयरनेस। देखिए अब हम लोगों को, आप लोगों का जो शो है या हम लोगों के अपनी ज़िंदगी के जो तजर्बे, मैं बार बार कहती हूँ ना, ये जो हम मोबाइल लेके फिर रहे हैं, इसमें जहाँ आपके पास बहुत सारे एंटरटेनमेंट की चीज़ें, वहाँ आपके पास बहुत सारी चीज़ें सीखने की भी हैं। तो आप यकीन माने इनके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करें तो आपको आपके सही जवाब भी मिलना शुरू हो जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम मज़ीद फोबियाज जो लोगों को होते हैं, डर और खौफ, वहम, उनसे आपको वाकिफ़ कराएंगे या बताएंगे और आप रिलेट कर पाएंगे कि है ये तो आपको भी है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात करें डर, खौफ, फोबिया। अच्छा, वैसे आपस की बात है, लोग हैरान होंगे, मुझे स्टेज का फोबिया है। बहुत लोगों को होता है। मतलब मैं यहाँ, मुझे इतना कोई कहता है ना कि आके कंपेयरिंग कर दें स्टेज पे, तो मैं कहती हूँ मैं जरा गुलाटी मार जाती हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को मॉर्निंग शो का भी फोबिया है। हाँ, हमारी एक पुरानी एक्ट्रेस थी अरीज, शादी होगी जिसकी, चली गई, वो कहती मैं मॉर्निंग शो कोई बुलाता मैं तो नहीं चाहती, मुझे तो फोबिया है मॉर्निंग शो। अच्छा, एक्चुअली कन्वर्सेशन नहीं कर सकते तो कुछ लोग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना, उनको आदत होती है स्क्रिप्ट पढ़ने की। नहीं, मतलब आप देखें, मैं कितने सालों से लाइव शो कर रही हूँ, मगर आई डोंट नो, जब स्टेज पे मैं जाती हूँ, कोई मुझे अवार्ड प्रेजेंट करने भी बुलाता है, अवार्ड देने भी बुलाता है, तो मुझसे नहीं उधर लोगों के सामने। स्टेज फ्राइट तो होता है, बहुत लोगों को होता है, पता नहीं क्यों है, जबकि इतने टैबलोज किए स्कूल में, इतना सब डिबेट्स किए हैं, पता नहीं क्यों लोगों के आंखों में आंखें देख के बात कर सकती हूँ। होता है ना, कुछ लोग आंखों में आंखें देख के बात भी नहीं कर सकते, मगर पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों है। अच्छा देखिए, स्टेज फ्राइट का ना बहुत ज़्यादा जो ताल्लुक है वो उससे होता है स्पॉटलाइट में आने से। जैसे आप मॉर्निंग शो भी कर रहे हैं, पता है 4-5 लोग हैं, तो तकरीबन अटेंशन थोड़ी इक्वली डिवाइड हुई हुई है, ठीक है। वहाँ जब स्टेज पे आते हैं तो आप सेंटर ऑफ फोकस हो जाते हैं। जब सेंटर ऑफ फोकस हो जाते हैं तो जिन लोगों को ये फोबिया होता है ना, उनका ब्रेन उन्हें बता रहा होता है कि तुम्हें जज किया जा रहा है, तुम सबकी नज़रों में हो, तो ज़रा सी भी गलती हो गई, तुम्हारी जो है आवाज़ भी ऊपर नीचे हुई तो लोगों को पता चल जाएगा। तो ऐसा लग रहा होता है कि जो आपके अंदर चल रहा है ना, जो आपके अंदर एंग्जाइटी है, जैसे वो लोगों को नज़र आ जाएगी और फिर लोग जज करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। तो इस चीज़ को अगर लोग कंट्रोल कर लेते हैं कि भाई ठीक है, उसको रिस्ट्रक्चर कर लें अपने थॉट को कि सिर्फ मुझे ही पता है जो मेरे अंदर हो रहा है, ठीक है, और ये बड़ा नॉर्मल सी बात है, जो भी स्टेज पे आता है उसको ये होता है, बस ठीक है, मैं ऐसे नॉर्मल समझूं, और थोड़ी बहुत गलती कुछ हो भी जाती है तो इट्स फाइन। जो लोग बहुत रिलैक्स होते हैं स्टेज पे, जो पूरी होस्टिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस होती है। हमने जब थिएटर किया है तो हमें प्रैक्टिस कराई गई कि कहाँ देखना है, ऊपर ऑडियंस को नहीं देखना, उसके पीछे देखना है, ऊपर एक स्पॉट होता है, वहाँ देखते हैं, ये आपको पता है। ये एक बड़ी ये था जब हम स्पीच भी करते थे ना, तुमने तो डिबेट किया, डिबेट में भी आपने ऑडियंस नहीं देखनी है, आपने डिबेट में बिल्कुल आखिरी वाला सिरा देखना है, वो है आपको देख रहा है, और आपके जितना एक्सप्रेशन वहाँ, तो ये एक चीज़ अगर आपने सीख लिया ना, तो फिर आप स्टेज पे बेधड़क होके खड़े हो जाओ। बिल्कुल, लेकिन धड़कन तेज जरूर होती है। आज भी मैं भी जितनी दफ़ा स्टेज पे कदम रखने से पहले जितने मैंने शोज वो किए हैं, बाहर जाके किए, लेकिन जो एक पहला सेकंड होता है ना, वो धक 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 धक, बाय द टाइम आपके हाथ में माइक आए, यस
ओके फिर सही हो जाता है। मतलब इनफैक्ट आपको किसी को फेस टू फेस देखना भी हो ना, तो भी आप आंखों में ना देखें, आप यहाँ देखें, माथे पे। ठीक है, आंखों में देखेंगे तो आपको ज़्यादा डर लगेगा कि बिल्कुल आई कांटेक्ट अगर करेंगे, उनको नहीं पता चलेगा आप कहाँ आप आंखों में आंखें डाल रहे हैं या माथे पे देख रहे हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं। और ये समझ लें कि स्टेज पे कदम रख के जो थोड़े बहुत एक ना फिजिकल सिम्टम्स आते हैं वो सबको आते हैं, वो सिर्फ आपको नहीं आ रहे हैं, वो सबको आते हैं। वो लोग अपनी प्रैक्टिस से ओवरकम करते हैं। शुरू के कुछ सेकंड सब पे ही ऐसे गुजरते हैं कि दिल की धड़कन तेज होती है, प्रैक्टिस कर लेगी। बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल बात है, ये सबके साथ टीवी पे टमाटर मार देती हूँ तो स्टेज पे जाऊंगी तो पता नहीं क्या होगा। टमाटर नेचुरल ये आपके अंदर का जो वो कह रही है ना कि सेंटर ऑफ फोकस, ये आपके अंदर है कि मैं टीवी पे बंद करती हूँ तो मुझे वहाँ कुछ हो जाए, वहाँ मुझसे क्या होगा, ये है, इसको ही ओवरकम करना। इस पे अपने आप को बोले अगर कुछ होगा तो देखा जाएगा, तू नेचुरल है, नॉर्मल, वही तुम्हारी ब्यूटी है, वही तुम्हारी खूबसूरती है, और वही तुम्हें पसंद करते हैं लोग, पता। हाँ भाई, हमारे साथ सफिया हैं। हमारे तो छोटे मोटे खौफ हैं वो दूर हो सकते हैं, लेकिन कभी लोगों के इतने कोई गंभीर सिवियर जो खौफ हैं, उनका बड़ा ही तो सफिया का क्या फोबिया है? जी सफिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम निदा। सफिया थोड़ा सा जोर से बोलें कि सबको आपकी आवाज़ आए। अस्सलाम वालेकुम निदा। जी जी। मैं बताना चाहूँगी आपको, मैं एक बैंक ऑफिसर हूँ और मेरे वालिद साहब रेडियो पाकिस्तान में थे, उनका इंतकाल हो गया है। वाहिद कफील में थी जो अपनी मदर को लेके चल रही थी। जोर से बोलें, आवाज़ नहीं आ रही। आई एम सो सॉरी। वाहिद कफील में थी जो अपनी मदर को लेके चल रही थी और अपनी ही जॉब कर के मैंने एक एक रुपया जमा किया। मेरी वालदा ने एक एक पैसा जमा किया इस दिन के लिए कि एक दिन मेरी बच्ची की शादी होगी। और हर माँ की एक ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बच्ची को दुल्हन बनने में देखे। इसी तरह करते करते मेरी वालदा, एक दिन वो दिन आ गया मेरी शादी का कि एक शख्स मुझे पसंद आए और मेरी उनसे शादी तय हो गई। और मेरे चंद रिश्तेदार थे जिन शायद वो मेरी शादी का इंतज़ाम इतना नहीं कर सकते थे जैसे कि मैं ख़ुद कर सकती थी। तो मेरी वालदा ने और मैंने एक फ्लैट देखा जो हमें पसंद आया। तो मैंने, जैसे कोई नहीं था तो मुझे खुद ही करना पड़ा। तो मैंने जाके वो फ्लैट को कलर करवाना और फर्नीचर डालना अपनी पसंद का, सब कुछ करना। मेरी मॉम मेरे साथ साथ हुआ करती थी, घर से खाना बना के लाते थे हम लोग, लाइटें लगवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब चीज़ें इस तरह चल रहा था। एक दिन अचानक ऐसा हुआ, मैं अपनी मम्मा को लेके उस फ्लैट पे गई और मैं जाके काम वाम करवा रही थी। तो मामा ने बोला ये लंच रखा हुआ है, तुम खा लेना, मैं घर जा रही हूँ, मज़ीद दूसरे जाके काम करवा लेती हूँ। निदा, मैं आपको बता नहीं सकती वो वक्त, वो टाइम मेरे पे कैसा गुजरा है। अल्लाह ये दिन किसी बेटी को ना दिखाए। मैं उस फ्लैट का काम ही करा रही थी और मेरी वालदा ने मुझे कहा कि ठीक है मैं जा रही हूँ। उन्होंने लिफ्ट का बटन दबाया और वो उन्होंने मुझे हाथ हिलाया कि ठीक है ओके बाय, तुम काम करा के आ जाना, मैं जा रही हूँ बेटा। मैंने कहा ओके मामा। मैं अंदर चली गई, जैसे मज़दूर काम कर रहे थे उनसे काम करवा रही थी। थोड़ी देर के बाद, कोई 15-20 मिनट के बाद एक शोर शराबा मचा बहुत तेज़ कि कोई खातून लिफ्ट के अंदर गिर गई है। तो मैंने कहा अभी तो मेरी मम्मा गई थी, खैरियत क्या हुआ यार, लिफ्ट तो सही थी। तो मैंने जाके देखा, निदा मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी मम्मा तीसरे माले से लिफ्ट के अंदर पड़ी हुई थी नीचे, क्योंकि मेरी मामा ने वो बटन तो पुश कर दिया था तो उसका गेट तो खुल गया था, लिफ्ट का शीशा सामने लगा हुआ था, लेकिन मेरी मामा ने बगैर देखे पैर रखा और वो तीसरे माले से जाके नीचे गिरी। उनके सर के 2 टुकड़े हो गए थे। और अभी भी नीता मैं आपको बता नहीं पा रही कि मैंने वो वक्त, वो टाइम कैसा गुजारा है कि आज तक मेरे दिल से वो बात नहीं जाती। कि मैं सोचती हूँ कि ये खौफ ये कैसे जाएगा, मैं अपने दिल से वो खौफ नहीं निकाल पाती। खौफ नहीं निकाल पाए, आपने तो उनको उस हालत में देखा है कि इसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन दुनिया में कोई भी चीज़ उस ज़ात से बड़ी नहीं है, ये इस पे यकीन रखें। ये यकीनन आपको डॉक्टर साहिबा बहुत बेहतर बताएंगी। मौला उनकी मग़फ़िरत करे, आपको सब्र हौसला अता करे। ये बहुत तकलीफ़ दे,
आज आप निदा से पूछें तो वो अपनी माँ को उसी तरह याद करके रोती है, मैं अपनी माँ को उसी तरह याद करके रोती हूँ जिनको हमने अपने हाथों में देखा है और अपने हाथों से जाते देखा है। तो आपके लिए तो ये बहुत ही नागहानी आफत थी। प्लीज़ डॉक्टर साहब। अच्छा देखिए, ये जो है ना, ये सिर्फ खौफ नहीं है, ये ट्रॉमा है। ये खातून ट्रॉमाटाइज्ड है। ट्रॉमा सिर्फ खौफ नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक इतनी ख़तरनाक चीज़ अपने आँखों से देखना, हम सुन के हिल गए, इन्होंने उसको देखा है और फिर जिसके साथ हुआ वो इनकी माँ, ठीक है। तो हम इसे सिर्फ खौफ कह के वो नहीं कर सकते कि भाई एक इंसिडेंट हुआ, ये उससे खौफज़दा हो गई हैं। इनका माइंड, इनकी बॉडी उस ट्रॉमा का शिकार है, ठीक है। और ट्रॉमा इंसान, कोई भी इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अपने ओन पे ओवरकम नहीं कर सकता, उन्हें बहुत हेल्प की ज़रूरत होती है। हेल्प, एक प्रोफेशनल हेल्प भी और एक सपोर्ट सिस्टम की भी, दोस्तों का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, ठीक है। इनकी फैमिली, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी इनके दोस्त हैं, उन्हें बड़ा इनकी तरफ सपोर्टिव होना चाहिए, ठीक है। उनको समझना चाहिए कि ये जिस चीज़ से गुजरी हैं वो कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़े ट्रॉमा का शिकार है, ठीक है। वो इनको जो है सपोर्ट दें, इनकरेज करें, इनको कहें कि आप हेल्प सीख करें, इनको अपने साथ लेकर जाएं, ठीक है, हेल्प के लिए। ये जितनी बात करना चाहती हैं अपनी अम्मी की, इन्हें करने दें, इनसे सुने। अक्सर हम लोग ये भी करते हैं कि हम ऐसे लोगों को बात करने से रोकते हैं कि नहीं भाई तुम उनकी बात ना करो, तुम्हें तकलीफ़ होगी। वो तकलीफ उनके अंदर जमा होती रहेगी, उसको निकालना ज़रूरी और ज़्यादा जो है मसला खड़ा करेगी। बहुत अच्छी बात बताई लोगों को। हम अक्सर डिस्कस देते हैं कि नहीं तुम्हें तकलीफ होगी, नहीं करो। नहीं, आप कितनी ये सही बात है कि हम लोग कितना गलत करते हैं अपने उन लोगों के साथ। आपके सिस्टम से निकालना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वरना अंदर ही अंदर आपको खाता रहता है दीमक की तरह। बिल्कुल, उसको उस पर बात करना ज़रूरी है। हाँ, जब आपको ये लग रहा है कि भाई कोई शख्स बहुत ऑब्सेसिव हो गया है कि वो उठते बैठते सिर्फ वही बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर ठीक है, ये है कि यहाँ थोड़ी सी आप रोक लगाएं, उस पर थोड़ी सी लिमिट लगाएं कि नहीं थोड़ी लिमिट रखो, क्योंकि ये चीज़ अब हद से ज़्यादा हो रही है। लेकिन बिल्कुल किसी को रोक देना कि नहीं बात ही मत करो, तकलीफ़ होगी, ये जो तकलीफ़, जो हम कहते हैं ना कि हम तकलीफ़ को एक्सपीरियंस ना करें, यही चीज़ होती है जो तकलीफ़ों को बढ़ा देती है। भाई आप पेन को एक्सपीरियंस करें जिस मोमेंट में हो रहा है, और उसे एक्सपीरियंस होके उसे जाने दें, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा एस्पेक्ट है इनकी जो है प्रॉब्लम का। इनको हेल्प सीख करनी चाहिए और ये अपने ओन पे उसको नहीं ओवरकम कर सकती। इनको मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत है। हो सकता है ये जाएं तो डॉक्टर इन्हें कोई मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करें, इनका जो डिप्रेसिव सिम्टम्स होंगे उनको कंट्रोल करने के लिए, एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए, और फिर बहुत इंटेंसिव थेरेपी की इनको ज़रूरत है जिसके थ्रू ये उसको अपने सिस्टम से निकालें और एक अच्छे अंदाज में अपनी मदर को याद रखें। लेकिन ये जो मेमोरी है ना, ये मेमोरी इनके लिए बड़ी ख़तरनाक है। हकीकत। जो मेरे पास नेक्स्ट यहाँ अपना फोबिया, अपना डर, अपना खौफ हमसे शेयर करने वाली हैं, मेरे साथ है हेना जी। अस्सलाम वालेकुम हेना। वालेकुम अस्सलाम निदा। अच्छा, मैं ये बताना चाहूँगी निदा कि जिस तरह हर लड़की को शौक़ होता है ना कि हमारी शादी होगी, शादी के बाद हम नए कपड़े पहनेंगे, इस तरह तैयार होंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मेरे अंदर भी इस तरह की फीलिंग्स थी। मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे लिए एक रिश्ता देखा जो उनको बहुत पसंद आया, इस तरह मेरी शादी हो गई। शादी के कुछ दिन तक तो ठीक रहा, मैं बहुत खुश भी थी, लेकिन कुछ वक्त जैसे जैसे शादी के बाद कुछ वक्त गुजरा तो मैंने ये रियलाइज़ किया या मैंने ये देखा कि मेरे हस्बैंड को हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था, और गुस्सा इस तरह आ जाता था कि वो मुझे फिर मारते पीटते थे। अब वो अपना क्या फ्रस्ट्रेशन निकालते थे मुझ पर, मैं खुद भी आज तक ये नहीं समझ पाई, क्योंकि उन्होंने मुझसे कभी कुछ शेयर ही नहीं किया। इतना मारते थे कि मैं लहू लहान हो जाती थी, बिल्कुल बिस्तर से खड़ी नहीं हो पाती थी, चल नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी मुझे घर के सब काम करने थे, इस डर और इस खौफ से कि नहीं कहीं फिर मुझे दोबारा मार ना खानी पड़े। इस तरह मारते गुज़रते पीटते शादी को बहुत अरसा गुजर गया। इसी दरमियान में मेरी 2 बच्चियाँ हो गई, लेकिन मुझे ऐसा लगा बच्चे हो गए हैं, शायद अब इनमें कुछ तब्दीली आ जाए, कोई चेंजिंग आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बच्चियां भी डर और खौफ के मारे एक जगह एक कमरे में बंद हो जाती थी, और मैं हर बिलावजह छोटी बड़ी बात पर मार खाती रहती थी। इतना मेरे अंदर डर खौफ बैठ गया था कि इनके आने का टाइम हो जाता था तो मैं डरती थी कि आज मुझे किस बात पर मार खानी है, मुझे खुद भी नहीं पता। अगर मैं शॉर्ट जवाब दूं, उस पर कुछ बोलूं, उस पर ना बोलूं, उस पर, ये डर और खौफ इनके आने तक मेरे अंदर कि मैं पूरी सियाह हो जाती थी।
बहरहाल इस तरह वक्त गुजर गया। मेरे पेरेंट्स को मैं शिकायत करती थी, लेकिन वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। वो कहते थे अब तो तुम्हारी 2 बच्चियां हो गई हैं, कल उसमें समझ आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे इन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारनी थी, इसी डर खौफ के साथ और मार खाते खाते। बहरहाल एक दिन इस तरह हुआ कि एक दिन इनके आने का टाइम था और मैं इसी तरह डर रही थी, बिस्तर से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, और मुझे ये इत्तला मिली कि उनका किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, मेरे हस्बैंड की। बहरहाल फिर अब तो कोई चांस ही नहीं था कि वो मुझे मारते पीटते। इसके बाद ये हुआ कि अब मेरी बच्चियां जो हैं वो शादी के लायक हो गई हैं। अब कोई भी रिश्ता आता है और मैं लड़के को देखने जाती हूँ या वो मेरे सामने आता है ना, तो मैं एकदम डर जाती हूँ। मुझे ऐसा होता है कि नहीं, जो मेरे साथ हुआ है ना वो कहीं मेरी बच्चियों के साथ ना हो जाए। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत समझाते हैं, लेकिन मैं एंजाइटी का शिकार हो गई हूँ। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो जाता है। इस चक्कर में जो है मैं इनके रिश्ते नहीं कर पा रही। पेरेंट्स बहुत समझाते हैं, बहुत मैं समझ भी जाती हूँ, लेकिन जब कोई दामाद की शक्ल में मेरे सामने लड़का आ जाता है ना, तो बस वहीं पर मैं जो है वो अपने सारे जो है हिम्मत हार जाती हूँ। और इस डर और खौफ से कि जो मैंने सहा है ना वो आगे मेरी बच्चियों को ना सहना पड़े। मगर अब मुझे शादी करना भी ज़रूरी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस ट्रॉमा से कैसे बाहर निकलूँ। डॉक्टर साहबा, ये तो इसका जवाब तो आप ही दे सकती हैं। अच्छा देखिए, ये जो है डोमेस्टिक वायलेंस अगेन एक बहुत डीप लेवल पे जाके इंसान को अफेक्ट करता है। हम उसे सिर्फ खौफ नहीं कह सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब जो सामने सिचुएशन है ना, आप सिर्फ अपने आप को देखें, ये समझा सकती हैं। एक तो आपको पता है कि रिश्ता तो करना ही है। अब आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकती। कुछ अपना क्राइटेरिया सेट करें कि भाई मुझे लड़के में क्या क्या कुछ देखना है, क्या क्या खूबियाँ देखनी है, कौन से वो रेड फ्लैग्स होंगे जिनको मुझे देखना है कि अगर ये हैं तो मैं इस रिश्ते को अवॉइड करूं। ठीक है, आप उसमें अगर आपको लग रहा है आप खुद से इतना नहीं जज कर पा रही हैं, तो जो आपकी फ़ैमिली में ऐसे लोग हैं जो जज कर सकते हैं, आप उनको मिलवाएं, उन फैमिली से या उन लड़कों से। ठीक है, जो ज़्यादा आपसे बेहतर आपको लग रहा है कि भाई आप इमोशनल हो जाती हैं, आप खौफ का शिकार हो जाती हैं, तो आप अकल से फ़ैसला नहीं कर पाती, तो आप डेलीगेट कर दें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, किसी और को दे दें। ठीक है, और वो अपना क्राइटेरिया देखें कि जिस हद तक आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल मुझे अवॉइड करनी है, उनको देखते हुए आप फ़ैसला कर सकती हैं। और फिर एक चीज़ होती है तवक्कल, कि आप हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ आप अपनी बच्चियों को ज़रूर सिखाएं। ठीक है, जो आप कहते हैं ना कि भाई जिससे मैं गुजरी हूँ उससे मेरी बच्चियाँ ना गुजरें, तो आप ये स्ट्रेंथ उन्हें ज़रूर दें कि बेटा अगर ऐसा कुछ हो, मार मत खाना, वापस आ जाना। यहाँ ये ज़रूर बहुत अच्छी बात की। जैसे हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की बात करते हैं ना, कि हम अपनी बच्चियों को फाइनेंशियली, बिल्कुल आप उनको मेंटली इंडिपेंडेंट बनाएं, खुदा के बहुत ज़रूरी है। हम अपने ये आपको अगर आपके वालिदैन ने देखिए, इसमें पैसा कहीं नहीं मायने रखता। आप अगर मेंटली इंडिपेंडेंट होती ना, तो आप उसी वक्त डिसीजन ले सकती थी कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगी और मैं जी लूंगी। और सादिया, जब इनके मियाँ का इंतकाल हो गया, तब भी तो ये बच्चियों के साथ अकेली गुजारा किया ना, तो गुजारा किया। जब इंसान के ऊपर पड़ती है तो अल्लाह मियाँ ने उसे बनाया ही ऐसा है, वो सरवाइव करता है। बिल्कुल। वो खौफ और वो डर की वजह से मार खाती गई। पता नहीं उनके बच्चों के दिमाग में, और छोटे छोटे बच्चों ने जब अपनी माँ को मार खाते देखा होगा, तो उनके छोटे छोटे दिमागों में क्या असर इस बात का होगा, जब वो बाप इतना मारने वाला कि वो हर छोटी छोटी बातों पर। प्लीज आप सबसे पहले तो अपने बच्चों में ना, जो भी लोग ये शो देख रहे हैं, मेंटल इंडिपेंडेंसी जरूर पैदा करें। उनके डिसीजंस को, इसको मैं आपको इजी कर दूं, बेटियों में उनके डिसीजंस को आप रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे ना। अगर फर्ज करें छोटा बच्चा कह रहा है मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये खाना है, थोड़ी देर मान लें कि हाँ ठीक है, मुझे यहाँ नहीं जाना, नहीं जाना, मुझे इन चाचा से नहीं मिलना, नहीं मिलना, तो प्लीज इनको आप रिस्पेक्ट देना शुरू करें। ये है मेंटल इंडिपेंडेंस। तो उस जब आप ये इंडिपेंडेंस देना शुरू करते हैं अपने बच्चों को, फिर कहीं जाके वो इस तरह के किसी भी सिनेरियो में फंसते नहीं है। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी हम ब्रेक के दौरान यही बात कर रहे थे कि आज मंडे और हमने ऐसा थोड़ा सा दिल दहलाने वाला शो
रख लिया है और डर और खौफ और पता नहीं इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दिन थोड़ा सा ऐसा दुखी कर देगा। But I think it's part and parcel of our job कि हमारी अवेयरनेस देना भी तो हमारा ही जरूरी है। एग्जैक्टली बहुत और सारी जिस तरह के हम कैरेक्टर्स निभा रहे होते थे अपने ड्रामों में भी, और हम तो अगर हम साथ लेके जाने लगे मुश्किल हो कर जाते हैं, लेकिन आम जो लोग हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो मेरे साथ इस वक्त कौन है? बतूल बैठी हैं और बतूल शेयर करेंगी जी अपना खौफ और डर। जी बतूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निदा, मेरी जो कहानी वो बहुत खौफनाक, और मैं अभी भी सोचती हूँ तो मैं बहुत डर और खौफ में मुब्तला हो जाती हूँ। 1 साल पहले हम 4-5 फ्रेंड्स जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ गए थे घूमने फिरने के लिए, और मैं अपनी दोस्तों में सबसे बहादुर जो है ना वो समझते हैं सब लोग मुझे कि बहुत बहादुर है। तो ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, रात का वक्त था, तो हम तमाम दोस्तों ने शर्त लगाई कि जो सामने वाला रूम है वो काफ़ी डरावना और खौफनाक था। ओए होए। तो मेरी तमाम फ्रेंड्स ने कहा कि जो भी इसमें रुकेगा ना वो 50,000 रुपये की शर्त जीत जाएगा। मैं समझी मजाक कर रहे हैं, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तो वैसे ही हर चीज़ में आगे आगे होती थी हमेशा। तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे चढ़ाया और मैंने उनकी शर्त को एक्सेप्ट कर लिया। अब मैंने सोचा कि ठीक है मैं गुजार लूँगी, मैं सो जाऊँगी, मुझे नींद भी बहुत आती थी, तो मैंने कहा सो के गुजार दूँगी पूरी रात। अब ऐसा हुआ कि मैं सो गई ना, मेरी आँख लग गई थी। अच्छा, अंधेरा कर दिया था कमरे में, शर्त ये थी कि आप अंधेरा रखेंगी, रोशनी रखेंगी नहीं। तो मैंने सारे बल्ब वगैरह सब ऑफ़ करके मैं सो गई। आधे घंटे तकरीबन मैं सोई हूँ, और रात के 3-3:30 बजे का टाइम था। जब मुझे गहरी नींद हो गई तो मुझे ना खौफनाक किस्म की ना हंसी की आवाज़ें आने लगी ना, अल्लाह। और एकदम से मैं डर के बिल्कुल उठी। इतनी ज़्यादा, मतलब पहले तो मैंने सोचा शायद मेरी फ्रेंड्स ही मुझे डरा रही हैं ना, तो मैं यही समझ गई कि मैंने कहा लोग मुझे डरा रही हैं शायद। फिर मैंने थोड़ा सा और सोने की कोशिश की, तो मुझे थोड़ी सी ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कोई जो ना वो पाँव से कोई चादर वगैरह नहीं खींचते। मैंने एकदम से हाथ ऐसे करके मारा, मैं बहुत खौफज़दा हो गई, इतनी ज़्यादा खौफज़दा हो गई कि मैं सोच रही थी कि मैं कैसे उठूँ और लाइट खोलूँ। मैंने बहुत ज़्यादा डरते डरते जो है ना उठकर रूम की जब लाइट खोली तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं समझ रही थी मेरी दोस्तें मेरे साथ मजाक कर रही हैं। तो मेरे तो उस वक्त रोंगटे खड़े हो गए, और मैं किस तरह उस रूम से भागी हूँ, और मेरी दोस्तों का रूम 2 रूम छोड़कर था। मैं वहाँ तक गई हूँ, और वहाँ तक जाना मेरे लिए ये समझ लें कि मैं बता नहीं सकती कि किस तरह मैं वहाँ तक पहुँची। वहाँ जाके बस मैं बिल्कुल, मेरी ऐसी कंडीशन थी जैसे मैं अभी बेहोश हो जाऊँगी, और मैं कुछ भी नहीं बता पाई अपनी दोस्तों को, मैं बिल्कुल चकरा गई थी। 1 साल हो गया इस बात को, जब से लेकर अब तक मुझे रात में नींद नहीं आती, और अंधेरा तो ऐसा है जैसे मुझे अभी ही मौत आ जाएगी। मतलब मैं इतनी ज़्यादा खौफज़दा हो जाती हूँ अंधेरे से। कभी अचानक लाइट चली जाए तो मैं पसीनों से शराबोर हो जाती हूँ खौफ से। ऐसा लगता है मुझे कुछ हो जाएगा, मेरा दिल बंद हो जाएगा, और नींद तो सवाल ही नहीं पैदा होता। 1 साल से मुझे नींद ही नहीं आई है। मैं नींद की दवाइयाँ खाती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम जो हो ना वो नफ्सियाती हो गई हो, और मेरी सास वगैरह कहती हैं कि तुम पर किसी चीज़ का असर वगैरह हो गया है। तो मैं बस, मुझे तो खौफ, मैं समझती हूँ मुझे खौफ का ही वो है कि मैं खौफ की वजह से नहीं सो पाती, क्योंकि वो चीज़ मेरे जहन से निकल नहीं पा रही है। पता है ये खौफ मुझे भी है। मैं ड्रॉनी फिल्म्स नहीं देख सकती। जब हम एक ज़माने में मॉर्निंग शोज होते थे ना, जन्नत और ये और वो वाले शो करती थी, तो मैं पर्दा भी मुड़ा हुआ होता था ना और शेड बनता था उसका, तो मैं उससे भी डर जाती थी। फिर मेरे मियाँ ने कहा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये वाले शोज मत करना। तो हमने भी ऐसे बहुत शोज़ किए हैं कि एक दफ़ा हम आउटडोर में जहाँ असर है वहाँ हम कैमरा लेके चले गए, और ये इस तरह की चीज़ें हमने भी बहुत बहुत बेवकूफ़ियाँ की हैं। और फिर उसके बाद जब खुद अपनी बॉडी पर उस चीज़ का असर होना शुरू हुआ और ब्रेन पर, तो फिर मैंने कहा नहीं भाई, क्यों अपनी ज़िंदगी में खुद आफत को खुद वेलकम करना। इन्होंने खुद आफत को वेलकम किया, क्योंकि देखा जाए तो ये असल में तो उनकी जगह थी। इंसान तो बाद में आया है उनकी जगह पे रहने के लिए, तो पहले उनसे इजाज़त ले लिया करें भाई जाने से पहले। जी डॉक्टर साहब। तो वो इस तरह की शर्तें ना लगाएं लोग, मुझे लगता है। वही बिल्कुल जो निदा ने कहा ना, उसी में जवाब है इस बात का कि भाई हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना ज़रूरी नहीं है। सिचुएशंस अवॉइड की जा सकती हैं, और उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ थ्रिल सीकिंग के लिए, सर कर लेंगे हम, थ्रिल सीकिंग के लिए जो है आपने अपनी एक वो ख़तरे में डाल दी ज़िंदगी। अब हमें पता है भाई, हम एटलीस्ट हमारे रिलीजन में, या रिलीजन में ना भी तो कल्चर में ये है बिलीफ कॉमन कि भाई ये मखलूक़ात भी हैं, ये भी एग्जिस्ट करती हैं।
आप उन्हें तंग करेंगे, वो आपको तंग करेंगे। आपको लग रहा है कि भाई कोई इतनी ऐसी जगह है जो इतनी अनसर्टेन है, आपको नहीं पता, वो कमरा अंधेरा कमरा, खौफनाक कमरा, आप अवॉइड करें, ना जाएं। ठीक है, अब चलेंगे सिचुएशन हो गई, पहले नहीं पता था, वो अपनी उसमें एक बहादुरी में, और एक होता है कि भाई नौजवानी में आप हाँ, और नौजवानी में ऐसी चीज़ें लोग कर देते हैं। तो उसके बाद अब क्या है कि अब इन्हें अंधेरे का खौफ है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आज तक इनका पीछा कर रही होगी, कर रही है नहीं कर रही हम नहीं कह सकते। ये किसी अगर इन्हें इस तरह के कोई शुबहात हैं, शकूक व शुबहात, तो ये किसी स्पिरिचुअल हीलर से जो हो, वो कह रही हैं कि मुझे सिर्फ खौफ का ही है, मुझे लगता है उनसे हेल्प लें। अदरवाइज इन्हें अंधेरे का खौफ है। ठीक है, तो अब अंधेरे के खौफ का ये ट्रीटमेंट करवा सकती हैं। ठीक है, सिर्फ नींद की गोलियां लेना क्या है कि आप उस सिम्टम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक वक्त आएगा वो नींद की गोलियां असर करना छोड़ देंगी, जब तक आप जाके उसकी रूट कॉज के बगैर आप कुछ नहीं, आपका सारा जो बैटरी है वो बिल्कुल ही डाउन ही रहेगी बगैर। और अगर सम टाइम इस तरह की सिचुएशन होती है तो बहुत सारी कुरानी आयात हैं जिनका आप वर्द करें तो अल्लाह ताला आपको हील करना शुरू कर देगा और आप नॉर्मल लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सुनती रहे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये इस थोड़े से हल हैं चीज़ों के जो हमने आपको बताए। दूसरा, अगर अंधेरे में नींद नहीं आती तो बहुत सारे ज़ीरो उसके बल्ब होते हैं। बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से हमें देख रहे होंगे जो अंधेरा घुप करके नहीं सो सकते। बिल्कुल ऐसे उनको आप नहीं सो सकते। लाइक मैं रोशनी में नहीं सो सकती, जैसे भी रोशनी आ रही हो तो मैं आँख पे पट्टी बांध के सोती हूँ। रोशनी भी बंद हो और आँख पे भी पट्टी हो। और मेरे मियाँ अकेले नहीं सो सकते। अगर मैं कभी लड़ाई करके बच्चों के कमरे में चली जाऊंगी तो या तो वो मुझे मना लेंगे क्योंकि वो अकेले सो नहीं सकते, या फिर किसी बच्चे से कहेंगे सुनो मेरे साथ सो जा। हम लोग सारे मिलकर, पूरी फैमिली मिलकर इतना मजाक उड़ाते हैं कि ले मम्मा आप लड़के इधर आ गई हैं, अब बाबा हमारे अब बाबा हमें बुलाने आएंगे, मैसेज आ रहे हैं तुम मेरे पास आके सो जाओ। मेरा बेटा मेरी बेटी इतना मजाक उड़ाते हैं। या फिर छोटे वाले बच्चे को ही ले जाएंगे, चलो चलो आज मेरे पास सो जाओ। अच्छा, आपको भी एक डर है मीरब के बुखार? मीरब के बुखार, ये पहली दफ़ा जब आप माँ बनते हैं और आपको पता ही नहीं होता अपने चीज़ों को हैंडल कैसे करना, तो मैं जर्मनी में थी तो ये खौफ तो मेरे साथ था ही था, जो तेज़ गाड़ी वाला जो मैंने डॉक्टर साहब मुझे बताई थी। मीरब को हुआ पहली दफ़ा जब बुखार, तो मुझे पता ही नहीं था कि इसको बुखार में आपने बच्चे को गर्म कपड़े नहीं पहनाने होते, या आपने उसको ये पता, मैं उसको कंबल पे कंबल, और वो समझ ही नहीं आई। उसकी आंखें चढ़ गई, मुंह से झाग निकल रहा है, और हम जर्मनी में। अब अदनान, मुझे ना उस वक्त अदनान भी शायद वो भी बेचारे पहली दफ़ा ही बाप बने, तो उनके लिए भी उतनी जज्बात है। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि इस वक्त बीवी को डांटने से काम नहीं चलेगा। इस वक्त तो बीवी की सपोर्ट बनना है। अब वो मुझे तुम्हारी वजह से हो रहा है सब, तुमने क्या किया है, तुमने क्या कर दिया तुमने। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा। खैर वो जितनी देर में हम, अच्छा वहाँ आपको एम्बुलेंस मंगवानी पड़ती। अब ये तो मुझे नहीं जर्मनी का रूल पता है, तो मेरे मियाँ को पता होना चाहिए था ना। वो भी बेचारे, उन्होंने एम्बुलेंस भी नहीं बुलाई, हम गाड़ी अब ना यूं और मैं कहा इसको ये मरे ना मरे, मैं मर जाऊंगी। मैं कह रही हूँ आप गाड़ी आहिस्ता चला रही, मैं ख़त्म हो जाऊंगी। कह रहे मेरी बच्ची को कुछ हो, मैं तुझे मतलब लिटरली हम दोनों के। और मुझे उस एक तेज़ ड्राइविंग, बाय द टाइम हम पहुँचे उसने कहा मैं अटेंड ही नहीं करूँगी, आप घर जाएँ और दोबारा एम्बुलेंस बुलाएं। वो पागल, मैं तो इसलिए तो भागती हूँ आगे। खैर फाइनली वो अदनान भी वहाँ चीखे चिल्लाए, क्योंकि वहाँ कोई इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि आप डायरेक्ट इस तरह लेके कर लें। इमरजेंसी का मतलब ही ये कि जो एम्बुलेंस आएगी वही इमरजेंसी है, जिसने सारा कुछ आपको अंदर ही वहीं पे फर्स्ट एड करना है। अब खैर फाइनली अल्लाह अल्लाह करके जब उसने, मैं वहाँ लिटरली मेरे हाथ में बच्ची और मैं अदनान के सामने फेंट हो गई। बच्ची समेत में जब गिरी हूँ तो वो डॉक्टरों को एहसास हुआ कि ये तो कोई वाकई सी है। अब एक स्ट्रेचर में बच्ची, एक में क्योंकि मैं जो तेज़ गाड़ी का चलना था ना, मैं उसके खौफ से मेरे अंदर वो चीज़, और अदनान का मुसलसल शाउट करना, मैं तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। लेकिन बच्ची का फिर मुझे डॉक्टर ने सिखाया, समझाया, क्योंकि मुझे 2 दिन तक उसके बाद ना मैं ऐसी हवास भागता थी कि ज़रा सा कुछ में यहाँ क्या हुआ ऐसी हो गई थी। आज तक ये हाल है। मीरब का बुखार 100 से ऊपर मैंने जाने नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि 9 साल की उम्र तक अब इसको ये सीजर अटैक्स रहेंगे। ये आपने 100 से ऊपर बुखार, मैं पूरी रात जागूँ। खुद आपके शो से कितनी दफ़ा लिया गई आपने देखा होगा कि मीरब को
कुछ हो जाए, मैं हॉस्पिटल में खड़ी नहीं हो सकती, मेरे हाथ पाँव फूलना शुरू हो जाते हैं। आलिया मेरी बहन बेचारी यहाँ से उठ के शो से गई है, उसने मेरा ख्याल शो कर दी इसलिए छोड़ दिया, इसके घर में इमरजेंसी होगी, खड़ा तो मैंने ही होना है बेहतर। तो ये इतनी दफ़ा हुआ मेरे साथ, वो मेरे अंदर खौफ बैठ गया। अब मैं मीरब का ना, मेरी मतलब ये हालत है तो अभी नॉर्मल है वो, लेकिन मैं रात में उठ के जाके देखूंगी, हाँ नहीं बुखार नहीं, आज ठीक है, हाँ मतलब एक अजीब खौफ बैठ गया है कि बस वो बीमार ना हो, वो बीमार ना हो। उस चक्कर में उसको कोई ना कोई टोटके करती रहती हूँ, कहवा दे रही हूँ, ये कर रही हूँ, हाँ मतलब ना, लेकिन ये खौफ है ना, वो बेचारी ठीक, मम्मा मैं ठीक हूँ, मैं कहा हाँ लेकिन कुछ हो गया तो तुम इधर ये वैसे ही खा लो, ये तुम इधर ऐसे ही पी लो, नेचुरली भी आदमी ऐसा हो जाता है। ये लेकिन मेरे डर है ये मेरे। और आपको कोई खौफ है? मेरी बेटी जब से हुई है ना, मुझे लगता है मैं पैरानॉइड हो गया हूँ। मैं कहता हूँ ये कि मतलब मैं घर पे अगर होता हूँ तो एक तो हम लोग काम ऐसे बांटते हैं अपना कि इफ़ आई एम वर्किंग तो माहम इज़ होम, माहम इज़ वर्किंग, आई एम होम, हम इस तरह से डेट्स बांट लेते हैं अपनी। लेकिन कभी कभी आपको पता है ऐसा भी होता है कि दोनों को साथ काम करना पड़ता है, तो फिर दादी घर पे हो तो वो अच्छा है, दादी भी शूट पे हो तो फिर मसला होता है। तो मैं पैरानॉइड हो गया हूँ, मतलब मैं सेट से कॉल्स करता रहता हूँ, वीडियो कॉल पे देखता रहता हूँ उसको, और मैंने कैमरा लगवा लिया है अपने घर में टू मेक श्योर कि मेरी नज़र है उस पर, मैं देखता रहूँ उसको। जो हमारे हालात हैं अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, और क्या, तो ऑल्दो कि उसकी अपनी एक पर्सनल वो भी है, केयर टेकर भी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं ट्रैवल भी करता हूँ तो मैं कॉन्स्टेंटली वीडियो कॉल पे, हालांकि अब्बास तो थोड़े से रिलैक्स होते हैं, ये हाल अम्माओं का होता है। नहीं मैं बिल्कुल रिलैक्स नहीं होता, मुझसे नहीं रहा जाता, तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है मुझे, अगर मैं उससे बात नहीं करूँ या उसको देखूँ नहीं। कभी वो जाहिर से तो वो तो बच्चा है, कभी देर तक भी सो सकता है कभी, और वो फ़ोन पे बात नहीं करती उतना फ्रीक्वेंटली, लेकिन मुझे ना अजीब तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, मैं घर भाग जाता हूँ। ऐसे ही जब अम्मा कहती थी ना अपना होगा तो पता चलेगा, मैंने कहा क्या होगा भाई, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अब वो कहती है हाँ भाई पता चला क्या हुआ, शूट से सीधा घर फौरन, तो बस वो होता है, ऐसा होने लग गया। अच्छा, आपको क्या प्रेशर कुकर, आप समेत बहुत सारी खवातीन का ये खौफ है। मियाँ का नाम भी लिख ले, मतलब कुकर, अगर मैंने घर में हांडी चढ़ाई, रुको मैं जरा किचन से बाहर निकल जाऊँ। अच्छा मेरे साथ तो इसलिए खौफ हुआ मुझे कि फट गया था, मैं जल गई। अल्लाह, मेरी नंद के साथ ऐसा हो चुका है। मैं 7th मंथ प्रेग्नेंट, पहला बच्चा, माय गॉड, और पाए खाने का बहुत दिल चाह रहा था, और उससे पहले कभी कुकर इस्तेमाल ही नहीं किया था, तो पता ही नहीं था कि कुकर इस्तेमाल कैसे होता है। तो अम्मा के घर में तो कुकर इस्तेमाल ही नहीं होता था, तो मैं पाए के जल्दी जल्दी पके और जल्दी जल्दी खाऊं, अपनी अम्मी के घर ही गई। मुश्किल चीज़ खाने का आपका दिल चाह रहा था, प्रेगनेंसी ससुराल से अम्मी के घर गई और अम्मा को कहा पाए खाने और जल्दी खाने हैं, तो अम्मा ने कहा फिर कुकर किसी हमसाये से ले आओ तो फिर वो कर लेते हैं। हमसायों से कुकर आया, कुकर में बनाना तो आता नहीं था, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे होगा, सीटी बजेगी, ये उतारना, ये सब कर लिया। अब ये नहीं सोचा कि इसकी जो सीटी उतरती है उसके बाद बहुत देर तक गैस उसकी निकलनी है। अभी गैस हल्की हल्की उसके अंदर से निकल रही थी, कुकर में गैस थी, तो मैंने खोल दिया उसको। वो जो घूम रहा था मसाला और सारी लेस और सब यूँ मेरे ऊपर, और मेरा पूरा आधा चेहरा जल गया, पूरी ये थाई जल गई। लेकिन बचत मेरी इसलिए हो गई कि हमारे घर में लस्सी थी, हमारी भैंसें, और वो तो अम्मा डेली लस्सी मक्खन बनाती थी, तो अम्मा ने क्या किया, लस्सी में रुई डिप कर करके मेरे फेस पे टैप टैप कर दी। उससे क्या हुआ, छाले नहीं बने, वो स्किन वहीं वापस चलेगी और उसने जो जलन थी, जो हीट थी, वो सो कर ली। लेकिन मेरा फेस पूरा आधा ब्लैक हो गया, जो कि मैं 6 माह तक पूरा स्कैल्प बना उतरा। फिर डॉक्टर ने कहा कि आप अब चूल्हे के सामने नहीं जाएंगी, वो बेबी स्किन आएगी, उसकी केयर कीजिएगा। जब बेबी स्किन आई तो वो भी रेड थी। फिर सिर्फ मैंने तिब्बत क्रीम लगाई, कोई क्रीम यूज़ नहीं की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप सबके सामने हूँ, कहीं से पता नहीं चलता। और अब आपने कुकर तो खरीदा ही नहीं होगा। तो मैंने बहुत साल तक कुकर में काम नहीं किया, और अगर कुकर किचन में होता भी था तो मैं नहीं जाती थी। और पाए कितने पहले साल ये बंद होगा तो फिर पाए कितने साल नहीं खाया? कल ही खाए। पाए तो खा लिए। अच्छा एक और मैं बताऊँ आपको, एक और मैंने अपनी आंखों से देखा था, और मुझे कुछ अरसे तक उसका ट्रॉमा रहा था। हमारे यहाँ बच्चा काम करता था, उसको ये नहीं पता था कि टोस्टर कैसे चलता है। तो टोस्टर में टोस्ट तो आपने डाल दिया, अब उसको पता नहीं था कि वो खुद ही टाइमर से ऊपर आ जाता है। उसने फोर्क से उसको निकालने की कोशिश की, करंट, तो फोर्क से जो उसको झटका लगाया ना, तो वो बच्चा तो खैर बेचारा उड़ ही गया उससे। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं भी उस वक्त छोटा था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये, मैं उसके बाद से मैं टोस्टर के करीब नहीं जाता था।
और अभी भी कोई टोस्टर मेरे आसपास होता है ना तो मैं नोट करता हूँ कि कोई कैसे निकाल रहा है। बहुत सारे लोग रियलाइज नहीं करते लेकिन वो उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज डाल देते हैं उसको पुल अप करने के लिए। तो ये एक जैसे कुकर एक ऐसी चीज है, ऐसी टोस्टर भी एक बहुत ही तक मेरी जलन रही थी 3 दिन। ये तो बहुत बड़ा हादसा। स्किन चली जाना तो फिर तो सारे मसाले भी थे और फिर ये भी था कि पता नहीं अब मैं सही होंगी भी या नहीं होंगी। तो जोक द पार्ट, आपने सही से पाए खाए। सही क्योंकि अब वक्त गुजर गया तो ये जुमला हम कह सकते हैं ताकि इसको थोड़ा ओवरकम कर लें, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये है कुकर का है इशू। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम सबके अलग अलग फोबियाज, डर, खौफ ये डिस्कस कर रहे हैं और अब किसकी बारी है? नहीं, किसी और का कार्ड है इन लोगों का पहले, इससे पहले अच्छा सब बता दिए। बहुत सारे लोग इस तकलीफ़ और दर्द से गुजरे हैं और यही खौफ मेरे अंदर भी था, इसलिए मैं खातून आती हैं वो मेरे बच्चों को पढ़ाती रही हैं और छोटा बेटा तो जो वो भी, बेटों को भी मैंने ख़वातीन से ही पढ़वाया। जब वो फिर बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो फिर वो जो खातून आती थी उनके हस्बैंड फिर मेरे बेटे को पढ़ाने आने लगे। लेकिन पूरा जो ग्रुप है वो हमारे ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ा करता था, जिसमें मेरी बेटी, मेरा बेटा, सब लोग इकट्ठे। या फिर हमारी अम्मा ने भी हमें कभी भी ऐसा किसी ऐसे अलग कमरे में नहीं पढ़वाया, लाउंज में हम जो है वो पढ़ते रहे। तो वो ये थोड़ा सा अब ज़ाहिर इन चीज़ों को हम ख़त्म नहीं कर सकते, हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं और आजकल तो ये भी सिलसिला है कि ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। ये बहुत एक अच्छी चीज़ हो गई है ऑनलाइन, प्रॉपर एक पूरा मतलब कुरान का जो भी पेज होता है वो ऑनलाइन आ जाता है और वो उसको बच्चे देखकर पढ़ रहे होते हैं। अक्सर पाकिस्तानी जो बाहर रह रहे हैं, जो पाकिस्तान में नहीं है, वो भी अपने बच्चों को कुरान शरीफ ख़त्म करवा रहे हैं तर्जुमों के साथ। इसी तरह ऑनलाइन अब ट्रॉमा से गुजर रही हैं तो उसको ओवरकम करने के लिए इनको मेरा ख्याल किसी अब थेरेपी चाहिए जी। ये चीज़ तो थेरेपी से ही जाएगी। अच्छा, मैं ना यहाँ पे 2 बातें करना चाहूँगी क्योंकि ज़ाहिर है ये प्रोग्राम बहुत सारे लोग देखते हैं और ये बड़ा कॉमन है बच्चों के साथ इस तरह का अब्यूज़, जो इनके केस में भी नज़र आया कि किसी हद तक पेरेंट्स की नेग्लिजेंस थी। जो बच्ची बता भी रही है तो मदर जो है वो पिक नहीं कर पा रही, सीरियस नहीं ले रही। बच्चा आपसे ऐसी कोई बात करे, आपने उसे फ़ौरन इन्वेस्टिगेट करना है। आप पहले से ना सोच लें कि ये ऐसे ही कह रहा होगा, आप इन्वेस्टिगेट करें, विजिलेंट हो जाएं। हमें पता है हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत कॉमन है, ठीक है। और जो अब्यूज़र्स होते हैं ना वो फ़ायदा भी इसी बात का उठाते हैं। वो जैसे नहीं होता, आप कहते हो कि वाटर्स को टेस्ट करते हैं, वो एक आध दफ़ा करेंगे कोई हल्की सी चीज़, उन्हें फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा कोई रिएक्शन नहीं आया, किसी ने हमें कुछ नहीं कहा, तो वो बढ़ते जाएंगे आगे, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा पेरेंट्स इसमें वो रखें कि भाई आप विजिलेंट हो जाएं, बच्चों की बातों को सीरियसली लें, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ ये है कि अब इन्होंने इसका हल अच्छा निकाला कि भाई खातून घर पे आती हैं पढ़ाने के लिए, उस सूरत में भी आपके घर पे कोई आ रहा है, ख्वाह वो मेल हो फीमेल हो, उसमें भी आप नज़र रखें, बिल्कुल नज़र रखें, ठीक है। अपने बच्चों को अनसुपरवाइज, इतने छोटे बच्चों को ना छोड़ें। दूसरी चीज़ ये, बच्चों को ये बार बार बताएं कि बेटा कोई भी बात हो, कोई आपको डराए किसी भी तरह से, ठीक है। आप जो है एक छोटी एज में आप बहुत ही इन्फॉर्मेशन खुल के नहीं दे सकते, आप गुड टच बैड टच बता देंगे लेकिन बहुत खुल के नहीं बता सकते। ये ज़रूर बताएं, कोई आपको डराए, कोई आपको धमकाए, कुछ भी कहे, आपने सीधा आके पेरेंट्स को बताना है, छुपाना नहीं। देखो, और बहुत ये तो बात है, लेकिन आपके बच्चों की तरबियत आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, हर घर का एक रख रखाव अपना माहौल होता है। बिल्कुल, जो आपके घर बच्चों को पढ़ाने आ रहा है उसकी क्या मेंटालिटी है, उसकी क्या सोच है, वो आप नहीं पता कर सकते। वो आप अपने बच्चों में नहीं उतारने की इजाज़त उसको दे सकते। बिल्कुल। बहुत सारे लोग आकर कोई ऐसी बातें भी करते हैं जो शायद आपके मज़हब के करीब भी नहीं होती, लेकिन वो एक जहालत होती है उनके दिमाग में, जो कि वो आपके बच्चों के दिमाग में, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, जज्ब करते हैं चीज़ें, आहिस्ता आहिस्ता आपके बच्चे देखें एक्सट्रीमिज्म और उसकी तरफ भी चले जाते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें एज पेरेंट ध्यान रखना है कि किन से पढ़वा रहे और क्या बातें वो आपके बच्चों से करें। दूसरी बात ये कि अगर आपका बच्चा कहीं जाने से अवॉइड कर रहा है और वो स्ट्रिक्टली कह रहा है कि मुझे इससे नहीं मिलना, यहाँ नहीं जाना या इससे नहीं पढ़ना, तो आपको समझ जाना चाहिए। थोड़ा आपकी बहन, आपका भाई, आपकी बीवी किसी से बहुत अनाइंग हो रहा है और नहीं मिलना चाह रहा, तो आप उसको फोर्स मत करें।
हो सकता है वो बताना ना चाह रहा हो, लेकिन कोई ना कोई पीछे रीजन आ ही ना रहा, उसे पता ही ना हो कि क्या हो रहा है। हम अपने बच्चों के इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं करते। अगेन मैं ना मेंटली इंडिपेंडेंसी ज़रूरी है बच्चों को दे, बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस एज में। अच्छा ये भी एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ कि मुझे मेरे पास अब टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी क्योंकि बच्चे ना चलें अगली दफ़ा याद कराइएगा क्योंकि मैंने मीरा थैंक यू सो मच आप लोगों का बहुत शो है आने का। तो ये था आज का शो। उम्मीद है आपका मंडे हमने बर्बाद नहीं किया होगा इस शो को दिखाकर, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जिन पे आपको बात करनी पड़नी मतलब लाइक करनी चाहिए, ये सोचे समझे बगैर कि शायद उससे दिन भी लोगों का ख़राब हो सकता है, लेकिन शायद इस शो को देखने के बाद किसी का दिन बेहतर हो जाए और वो थेरेपी पे जाने को तैयार हो जाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।